तो अपने इस यूनिट का हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है? तो एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट को ही कहते हैं एंटी कैंसर एजेंट। तो एंटी कैंसर एजेंट या फिर एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका सेल साइकिल फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एक क्विक उसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब इसके ऊपर जो सेल साइकिल के ऊपर ही एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट बहुत जगह पर काम करते हैं। इसलिए सेल साइकिल सबसे पहले हम समझ लेंगे कि क्या होता है सेल साइकिल में। सेल साइकिल कॉजेस प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल साइकिल में क्या होता है? प्रोग्राम, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है? सीक्वेंस वाइज, मतलब आप कुछ भी अगर काम करते हो और वो अगर प्रोग्राम नहीं, मतलब क्या है, आपके दिमाग में फिक्स है इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है, लेकिन अगर वो प्रोग्राम तरीके से ना हो, वो अनप्रोग्राम हो, उसमें कुछ सीक्वेंस ना हो, तो जो सेल है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, वो सेल कैंसरस सेल बन जाती है। तो इसलिए ये जो वर्ड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होना है वो प्रोग्राम्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, रिवाइज कर रहे हैं हम। सबसे पहली जो फेज होती है जिसको कहा जाता है G0 फेज। जी का मतलब होता है गैप, जिसे आप याद रखो गैप, गैप जीरो। ऐसे बहुत सारे गैप आने वाले आगे चलकर, तो इसको गैप जीरो ऐसा नाम दिया गया है। तो गैप जीरो या फिर इसी को कहा जाता है रेस्टिंग फेज। यहाँ पर सेल कुछ नहीं करती है, सेल क्या करती है? सिर्फ रेस्ट करती है, आराम करती है। कुछ भी सेल में ज्यादा प्रोसेस इसमें, इस फेज में कुछ भी प्रोसेस ज्यादातर नहीं होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देखो, नॉन प्रोलिफरेटिव फेज। व्हाट इज प्रोलिफरेटिव? प्रोलिफरेटिव को अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो इसका मीनिंग होता है ग्रोथ। तो इस फेज में सेल का कुछ भी ग्रोथ नहीं, सेल की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए इस फेज को कहा जाता है नॉन प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव एक स्टैंडर्ड वर्ड है, इस सेल साइकिल में आता है, तो यही आपको याद रखना है। तो प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ। ओके, तो G0 फेज मतलब क्या है? रेस्टिंग फेज। उसके बाद जो सेल है वो एंटर करती है नेक्स्ट फेज में सेल साइकिल के, जिसको कहा जाता है G1 फेज। G1 को ही कहा जाता है गैप वन। मतलब ये भी गैप है, पहला भी गैप था, दूसरा भी गैप ही है। तो इसको गैप क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं होता है। हमें तो मेनली क्या देखना है? डीएनए रेप्लिकेशन देखना है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रोसेस होती है। G0 में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन G1 में कुछ तो होता है। क्या होता है इसमें? इट इज अ प्री सिंथेटिक फेज। तो G1 इज प्री सिंथेटिक, इसका नाम ही आपको बताता है कि उसका काम क्या है। ओके, प्री मतलब प्रीवियस, किसी भी चीज के पहले प्री लगता है तो उसका मतलब होता है प्रीवियस। तो किस चीज के पहले? सिंथेसिस के पहले। ओके, तो सिंथेसिस किसका? डीएनए का। सेल का डिवीजन होता है, सेल साइकिल में क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो ऑब्वियसली डीएनए का सिंथेसिस होना जरूरी है। ओके, तो डीएनए का जब भी सिंथेसिस होता है उसके पहले जो फेज होती है उसको हम कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज। उसमें क्या होता है? चेक पॉइंट्स बिफोर डीएनए सिंथेसिस। चेक पॉइंट्स होते हैं कुछ, मतलब क्या करता है, जो सेल है वो सेल अपने अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे, सेल के अंदर के कंपोनेंट आपको पता है, सेल में राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपरेटस होते हैं, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसको सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, वो सेल के अंदर होते हैं। तो इन सब की जरूरत होती है किस चीज के लिए? फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो ये जो सब चीजें हैं, इसमें भी मेनली तो सेंट्रोल की जरूरत होती है, माइटोटिक स्पिंडल इनकी भी जरूरत होती है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ये पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारे पास मौजूद है या नहीं, ये सेल क्या करती है? चेक कर लेती है। कोई भी काम करने से पहले वो काम करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जैसे आपको अगर एग्जाम देना है
तो एग्जाम में जाने से पहले आप क्या करते हो, चेक कर लेते हो कि आपने हॉल टिकट लिया है या नहीं, आपने पेन लिया है या नहीं, पेंसिल लिया है या नहीं, सब कुछ आप जो भी आपको, अभी तो आपको सैनिटाइजर भी लेना होगा, तो ये सब चीजें आपको क्या है, जरूरी है। चेक पॉइंट्स किस चीज के पहले, एग्जाम से पहले। तो उसी तरह से सेल क्या करता है, अपने तरफ कुछ चीजें चेक करता है कि जो भी सेल ऑर्गेनल उसको लगने वाले है डीएनए सिंथेसिस के लिए, जो भी चीजें उसको लगने वाली है वो ठीक तरह से उसके पास मौजूद है या नहीं। ये क्या करता है, सेल चेक करता है इस फेज में। कौन से फेज में, गैप 1 फेज में। तो गैप क्यों कहा गया है, एक्चुअल सिंथेसिस नहीं होता है इसलिए गैप कहा गया है, लेकिन गैप 1 है, नॉट गैप 0। गैप 0 मतलब पूरी तरह से बंद, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन गैप 1 में कुछ होता है, उसको हम कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज। नेक्स्ट ये होने के बाद सेल एंटर करता है नेक्स्ट फेज में, जिसको कहा जाता है यस फेज। यस को ही आप याद रख सकते हो सिंथेटिक फेज। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए तैयार होता है। मतलब जो सेल है, सेल के अंदर, जो आपको सेल का एक स्ट्रक्चर पता होगा, टिपिकल एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बीच में डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डीएनए आरएनए। इनका क्या होता है, जब कभी भी इनका डिवीजन होता है तो आगे चलकर सेल का भी डिवीजन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब एक डीएनए तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए भी बन जाएंगे। ओके, तो डीएनए सिंथेसिस होता है सिंथेटिक फेज में। उसके बाद जो सेल है वो एंटर करता है नेक्स्ट फेज में, जिसको कहा जाता है गैप 2 फेज। ओके, गैप 2, यहाँ पर भी आपको गैप दिखाई देगा। गैप मतलब रेस्टिंग है, मतलब सिंथेसिस नहीं होता है। ओके, गैप मतलब कहाँ पर भी गैप आपको वर्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या है, इस फेज में सिंथेसिस नहीं हो रहा है। किसका सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन अदर प्रोसेस हो सकती है। तो गैप 2 में क्या होता है, इट इज अ पोस्ट सिंथेटिक फेज। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जीवन क्या थी, प्री सिंथेटिक, मतलब सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस की पहली वाली स्टेप। ये कौन सी है, पोस्ट सिंथेसिस, मतलब डीएनए सिंथेसिस के बाद वाली, डीएनए सिंथेसिस के बाद की जो फेज है उसको कहा जाता है पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसमें क्या किया जाता है, डीएनए इज चेक्ड। ओके, तो आपने क्या किया था, सबसे पहले एग्जाम, आपका जो एग्जाम का एग्जाम्पल है, आपने क्या किया था, एग्जाम में जाने से पहले चेक किया था आपके पास पेन है नहीं, पेपर है नहीं, हॉल टिकट है नहीं, सब कुछ आपने लिया है नहीं, आपने चेक कर लिया। तो वो आपकी कौन सी फेज थी, G1 फेज, गैप 1, प्री सिंथेटिक। इसको आप कह सकते हैं प्री एग्जाम फेज, आपकी कौन सी थी, प्री एग्जाम फेज। उसके बाद आपने एग्जाम कर दे दी, जो भी आपकी एग्जाम होगी, जीपैट की एग्जाम होगी, तो आपने 3 घंटे की जो भी जीपैट की एग्जाम है वो आपने दे दी। 3 घंटे की जीपैट की एग्जाम खत्म होते होते आ गई मान लो, या खत्म होने के बाद आपने क्या किया, उस पेपर को चेक किया, या जो भी आपसे गलती हुई होगी, या आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है नहीं, या आप चेक करते हो, तो आपका जो भी काम आपने किया है वो अच्छे से हुआ या नहीं, वो चेक करने की जो फेज है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। तो डीएनए सेल भी वैसे ही करता है, सेल डीएनए सिंथेसिस करने से पहले भी खुद को चेक कर लेता है कि वो डीएनए को सिंथेसिस करने में कैपेबल है या नहीं, और डीएनए सिंथेसिस करने के बाद भी चेक करता है कि जो डीएनए उसने सिंथेसाइज किया है, उसने प्रिपेयर किया है, वो अच्छी तरह से बना है या नहीं। ओके, जैसे खाना बनाने के बाद भी मेहमान को देने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो खाना जो भी बनाया है वो अच्छे से बना है या नहीं। वैसे ही डीएनए सेल क्या करता है, डीएनए को चेक करता है। अगर यहाँ पर डीएनए अच्छी तरह से नहीं बना है तो उस डीएनए को डिस्कार्ड किया जाता है। ओके, वो डीएनए को फेंक दिया जाता है, वो डीएनए को यूज में नहीं लाया जाता। अगर उस डीएनए को यूज में, मतलब वो डीएनए आगे जाता है, यूज में आता है, तो वो जो सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो G2 फेज, गैप 2 फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज। उसके बाद मेन फेज आती है हमारी, जिसको एम से आप याद रख सकते हो, मेन फेज, जिसको कहा जाता है माइटोटिक फेज। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल का कन्वर्जन होता है 2 सेल में। तो सबसे पहले तो डीएनए बनेगी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनेगा, और डीएनए बनने के बाद एक सेल से 2 सेल बनेंगे, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। ओके, मियोसिस, माइटोसिस, 2 अलग अलग सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में माइटोसिस होता है। तो माइटोटिक फेज में 4 अलग अलग सब फेज होते हैं, सब टाइप्स होते हैं।
तो सब फेज के नाम क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो पी मैट। ओके, पी मैट पुराना मैट। ओके, पी से याद रख सकते हो आप पुराना मैट, जो घर में भी हम मैट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मैट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसको आप याद रख सकते हो पी मैट या फिर पुराना मैट। हम घर में मैट यूज करते हैं, अगर वो पुराना हो जाए तो उसको हम पुराना मैट कहते हैं। तो वैसे ही माइटोटिक फेज में पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आपको याद रखना है। ये 4 फेज होने के बाद लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन। तो ये 4 फेज हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में सबसे पहले पी फेज, प्रोफेज में देखो, प्रोफेज इसमें जो सेंट्रियोल है, ओके, तो यहाँ पर फेजेस है। यहाँ पर देखो ये जो पूरा आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेल का मेम्ब्रेन। ओके, ये पूरा सेल है। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो आपको एक्स शेप का कुछ आपको दिख रहा है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। ओके, क्रोमोसोम का जो एक पार्ट होता है जिसको हम कहा जाता है क्रोमैटिड। ओके, अगर क्रोमैटिड को हम इस तरह से बड़ा कर ले और इसको मान लो इस तरह से अगर हमने बड़ा कर लिया तो इस बीच में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम, इस पूरे एक्स आकार को हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक साइड को हम कहते हैं एक क्रोमैटिड, क्रोमैटिड दूसरे साइड को हम कहते हैं दूसरी क्रोमैटिड। इस तरह से दो क्रोमैटिड जब कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है एक क्रोमोसोम। क्रोमैटिड अटैच जिस साइड से होते हैं, जिस पोजीशन के ऊपर दो क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसको कहा जाता है, उस सेंटर को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। ओके, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे 3 क्रोमैटिड है। दिस इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए, आरएनए उसमें सब प्रेजेंट होते हैं जिसको हम जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे इसमें डीएनए, आरएनए तो अब प्रिपेयर हो चुका है, क्रोमोसोम के रूप में हमें मिल गया है, क्रोमैटिड के रूप में हमें मिल गया है। अभी हमें क्या करना है, इस पूरे अंदर के न्यूक्लियस का अगर हम डिवाइडेशन कर दे तो फिर पूरे सेल का डिवाइडेशन करना हमें हमारे लिए इजी जाएगा। तो प्रोफेज में क्या होता है, सिर्फ प्रिपरेशन होता है, ज्यादा इसमें कुछ तो प्रोसेस नहीं होती है। सिर्फ इसमें क्या बनता है, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। तो यहाँ पर एक सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है इसमें, सेल ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल आप याद रखो, ऑर्गेनेल मतलब सेल का ऑर्गन जो सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये बॉडी का ऑर्गन है, वैसे सेल के ऑर्गन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सब क्या है, एक सेल के ऑर्गन होते हैं। लेकिन सेल के ऑर्गन को ऑर्गन नहीं तो ऑर्गेनेल कहा जाता है। ओके, तो सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, उसमें माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल मतलब क्या है, एक आप हुक की तरह, जैसे एक हुक होता है, आप क्या करते हो, कोई भी अगर आपको फिश पकड़नी हो तो फिश पकड़ने के लिए आप एक हुक भेजते हो नेट में या फिर एक हुक डालते हो पानी में और उस हुक को फिश अटक कर आ जाता है बाहर। उसी तरह से एक हुक की तरह एक इसमें से हुक निकलता है, तो उस हुक को कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल। ओके, तो प्रो फेज में, पहले फेज में सिर्फ माइटोटिक स्पिंडल बनने लगते हैं। दूसरी फेज जिसको हम कहते हैं मेटा फेज, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइटोटिक फेज में। ओके, माइटोटिक फेज में क्या क्या हो रहा है, माइटोटिक फेज में सबसे पहले हुआ प्रोफेज, उसके बाद दूसरा हुआ मेटाफेज। ओके, मेटाफेज में क्या होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल है दोनों तरफ दो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। मान लो बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पर सेल या न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पर देखो ब्लू कलर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था यहाँ पर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी नहीं रहा है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मेटाफेज में गायब हो जाता है, जो अंदर का मटेरियल है वो अलाइनमेंट में उस सेल के बीचों बीच अलाइन हो जाता है, सीधा इस तरह से खड़ा हो जाता है। ओके, और खड़ा हो जाने के बाद
जो स्पिंडल्स है वो स्पिंडल्स जो हुक की तरह काम करते हैं, इस क्रोमेटिड को बीच में से, जो बीच का सेंट्रोमेयर है वहां पर अटैच हो जाते हैं। कौन? जो हुक को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। किसके माइटोटिक स्पिंडल? सेंट्रियोल के। सेंट्रियोल कौन है? सेल का एक ऑर्गेनल। ओके, तो माइटोटिक स्पिंडल पहले नहीं थे, सेंट्रियोल से कब बनने तैयार हुए? धागे की तरह होते हैं, जो प्रोफेज में बन गए, मेटाफेज ने उन्होंने क्या किया? जकड़ लिया। किसको जकड़ लिया? इस क्रोमेटिड को जकड़ लिया सेंट्रोमेयर के पास, और अभी क्या कर रहे हो? वो दोनों तरफ से दोनों इस तरह से ऐसे खींचते। ओके, तो यहाँ पर देखो क्रोमेटिड के ऊपर इस माइटोटिक स्पिंडल इधर से भी अटैच है और एक माइटोटिक स्पिंडल इधर से भी अटैच है। एक माइटोटिक स्पिंडल इधर खींचता है, एक माइटोटिक स्पिंडल इधर खींचता है, और दोनों ऑपोजिट खींचने की वजह से हमें पता है कि क्रोमोसोम कैसे बनता है? दो क्रोमेटिड से बनता है। तो जो क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम यहाँ पर अलग हो जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं उसके, और आधा टुकड़ा मतलब क्रोमेटिड, आधा टुकड़ा एक माइटोटिक स्पिंडल के पास रह जाता है, दूसरा आधा टुकड़ा दूसरे माइटोटिक स्पिंडल के पास रह जाता है। तो इस तरह से जो मान लो यहाँ पर 3 ही हमने दिखाए, लेकिन बहुत सारे होते हैं क्रोमोसोम। आपको कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है। ओके, तो ये जो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद ये जो फेज है इसको हम कहते हैं एनाफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड है डिवाइड हो जाते हैं, और लास्ट जो फेज है टेलोफेज। टेलोफेज में देखो डिवाइड होने के बाद अभी सेल, पूरे सेल का अभी शेप ही चेंज हो गया। इस तरह यहाँ पर देखो आपको बीच में गैप नजर आएगा। तो यहाँ पर जो सेल है टूटने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सेल टूटता है, अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियस यहाँ पर तैयार होने लगते हैं। तो इधर का जो मटेरियल है इस न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप हो जाता है, इधर का जो भी मटेरियल अलग हो गया था वो इधर के न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह से दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं। दो न्यूक्लियस बनने के बाद ये जो सेल है बीच में से टूट जाता है, और इसी को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। तो इस तरह से आखिर में सेल का डिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये तो है नॉर्मल सेल डिवीजन, इस तरह से सेल साइकिल में। और अभी ये जो सेल आपको नया सेल बनता है, दो इस तरह से आपको सेल मिलेंगे। दोनों सेल में आपको क्या मिलेगा? डीएनए आरएनए मिलेंगे, इसमें भी डीएनए आरएनए। ये जो डीएनए आरएनए फिर से कौन से, ये जो सेल है मतलब अभी एक, पहले एक ही सेल था, अभी दो डॉटर सेल मिले, इनको हम क्या कहते हैं? टू डॉटर सेल। डॉटर सेल मतलब उससे एक पेरेंट सेल से दो बन गए, इसलिए उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ओके, तो दो जो डॉटर सेल है वो आगे चलकर मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो एंटर करते हैं G0 फेज में। ओके, तो फिर से हर एक जो सेल है G0 फेज में मतलब रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और जब तक उसका मन करे, जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, वो रेस्टिंग फेज में रहता है। मैच्योर होने के बाद वो आगे इस G1 फेज में एंटर करता है, फिर से S फेज, फिर से G2, फिर से माइटोसिस, फिर से साइटोकाइनेसिस, फिर से G0 फेज। तो इस तरह से जो सेल साइकिल है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ओके, तो इसमें क्या बनता है? मेनली डीएनए सिंथेसिस होता है। ओके, तो जो कैंसरस सेल होती है नॉर्मल, ये तो हमने देखा नॉर्मल सेल के बारे में, कैंसरस सेल में भी यही सारी प्रोसेस होती है। मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस जो नॉर्मल सेल है इसमें प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन है। मतलब क्या है, किसी का कंट्रोल होता है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, हमारे ह्यूमन बॉडी का या ब्रेन का इसके ऊपर कंट्रोल होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन कैंसरस सेल में भी ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोग्राम नहीं होती, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो कि होता है अनकंट्रोल्ड, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो खुद का मतलब खुद के मन से ही बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगता है। तो यहाँ पर मान लो 1 से 2 सेल होने थे, तो 2 से 4 बाद में होने थे, लेकिन अभी 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, तो बहुत ज्यादा वो क्या हो जाता है, उसमें सेल डिवीजन हो जाता है। तो अनप्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या उसको हम अनकंट्रोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, उसको ही कैंसर कहा जाता है, या फिर उसको ही दूसरा नाम है न्यूओप्लाज्म। ओके,
वो हम बाद में इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो उसको जो कहा जाता है कैंसर को ही दूसरा नाम है नियोप्लाज्म। इसीलिए हम जो भी एजेंट, जो ड्रग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं उनको कहा जाता है एंटी कैंसर एजेंट या फिर एंटी नियोप्लाज्मिक एजेंट या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ओके, तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं? जो एंटी मतलब ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट? नियोप्लाज्म के ऑपोजिट काम करते हैं, उनको कहा जाता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ओके, तो इस तरह से जो भी हम या ड्रग यूज करेंगे वो किसी न किसी फेज के ऊपर उस सेल डिवीजन को रोक देंगे। कुछ ड्रग्स G0 फेज के ऊपर एक्ट करेंगे, कुछ ड्रग्स G1 फेज के ऊपर एक्ट करेंगे। तो इस तरह से किसी भी फेज के ऊपर वो एक्ट कर सकते हैं और सबका मेन एम क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस को रोकना। ओके, तो डीएनए सिंथेसिस को रोकने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है हमने। यहाँ पर देख लो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए का जो बैकबोन होता है, जैसे हमारे पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बैकबोन कहा जाता है, वैसे ही डीएनए का एक बैकबोन होता है। तो डीएनए का बैकबोन बनता है दो स्ट्रक्चर से, एक तो फॉस्फेट से, PO4 को कहा जाता है फॉस्फेट। ओके, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। ओके, तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइबोज मतलब शुगर। राइबोज से अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसका नाम हो जाता है डीऑक्सी। डी मतलब एब्सेंस, किसका एब्सेंस है? ऑक्सीजन का एब्सेंस है, किसमें? राइबोज में। ओके, तो डीऑक्सीराइबोज। तो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक बैकबोन बनाते हैं जिसको कहा जाता है फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन। ओके, और इधर से मतलब दो साइड से, एक साइड से फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज, इधर से भी सेम फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज। आपको दोनों तरफ से एक बैकबोन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किसका? पूरे डीएनए को, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन का। तो फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज इसका बैकबोन होता है। बीच के हम बेसिस भी देखेंगे, लेकिन आप समझ लो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। दोनों तरफ से सपोर्ट होगा डीएनए को, एक तरफ से फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज और दूसरी तरफ से भी फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज, और बीच में होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जिनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिक होगा और बेसिक स्ट्रक्चर होंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो उनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है ईच न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए स्ट्रैंड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रैंड्स पता है आपको, इस तरह से मान लो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने निकाला, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड, इसको एक बैकबोन कहेंगे, दूसरा स्ट्रैंड, इसको दूसरा बैकबोन कहेंगे। तो इधर का एक बैकबोन किससे बना है? एक बैकबोन, एक सपोर्ट फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज से, दूसरा स्पाइरल है, एक उसको अटैच है। ओके, तो दूसरा भी किससे बना है? फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज से, और एक दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच है। ओके, तो बीच की जो अटैचमेंट है, ओके, तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पूरे डीएनए को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, पॉली मतलब n नंबर ऑफ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उसमें अटैच होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स क्या क्या? वन बेस। ओके, उसमें होता है वन बेस आउट ऑफ 4। टोटल 4 बेस अवेलेबल है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है। तो कौन से बेस है? यहाँ पर देखो, एडेनाइन एंड ग्वानिन, ये दो बेस होते हैं। एडेनाइन एंड ग्वानिन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन की तरह। केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्यूरिन के एनालॉग है। प्यूरिन के एनालॉग, दो वर्ड आपको मिलेंगे, शायद मैंने आपको बताया था। एनालॉग, एनालॉग मतलब एक जैसे दिखने वाली। जैसे अगर मेरे जैसे ही कोई दिखता है आदमी, तो वो मेरे जैसे दिखने वाला है, जिसको हम कहते हैं मेरा एनालॉग, या फिर वो मैं उसका एनालॉग। ओके, तो प्यूरिन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, वो प्यूरिन के एनालॉग है, एडेनाइन एंड ग्वानिन। दूसरे यहाँ पर pyrimidine के एनालॉग, pyrimidine का स्ट्रक्चर भी आपको पता है। प्यूरिन pyrimidine का स्ट्रक्चर हमने हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में कंपाउंड में देखा है। तो साइटोसिन और थाइमिन, ये जो दो है वो pyrimidine के एनालॉग है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि थाइमिन जो है
वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जो यूरासिल है, यूरासिल इट इज आल्सो pyrimidine एनालॉग, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखो, जो फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस बैकबोन है उसके साथ एडेनाइन अटैच है, एडेनाइन के साथ थायमिन अटैच है, और थायमिन के साथ फिर से फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस बैकबोन अटैच है। फिर से हमने अगर थोड़ा नीचे इसमें गए हम, तो यहाँ पर देखो फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोस, इसको हम कहेंगे फॉस्फेट, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस साइटोसिन, इसके साथ साइटोसिन अटैच है, फिर साइटोसिन के साथ ग्वानिन अटैच है। ओके, फिर ग्वानिन के साथ फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस। तो इस तरह से एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनकी क्या होती है, हम ट्विंस या कपल्स कह सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये इनमें अटैचमेंट कैसी होती है ये भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ओके, और हाइड्रोजन जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो हाइड्रोजन जब कभी भी नाइट्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो वो दूसरे एटम के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना सकता है, उस पार्शियल बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर भी देखो ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ अटैच था, फिर से इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ दो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अटैच होते हैं। यहाँ पर भी ये जो हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैच दिखा है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमारे जो ड्रग है वो ड्रग का कैसे एक्ट करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बने ही ना, क्योंकि हम नॉर्मल सेल को नहीं रोकना चाहते, लेकिन जो कैंसरस सेल है उसका रेप्लिकेशन रोकना है। अगर कैंसरस सेल का रेप्लिकेशन, कैंसरस सेल बढ़ने से हमें अगर रोकना है, तो इस प्रोसेस को रोकना होगा। इस प्रोसेस को रोकना होगा तो किसी भी एक जगह पर रोक दो, अगर हम डीएनए सिंथेसिस को ही रोक देंगे। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मेनली। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि जो कैंसरस सेल होता है, कैंसरस सेल की ग्रोथ हमें रोकनी है, तो इस प्रोसेस को रोकना होगा, डीएनए सिंथेसिस को रोकना होगा। ओके, तो डीएनए सिंथेसिस को अगर रोकना है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बनने से रोकना है। कैसे हम इसको रोक सकते हैं, एक तो अगर बन चुका है ऐसा स्ट्रक्चर, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अलावा किसी ग्रुप के साथ अटैच कर दो, तो कोई ग्रुप और हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, या फिर इस स्ट्रक्चर को ही, डीएनए को ही बनने से अगर रोकना है, तो क्या करना होगा, इस एक एक जो कंपोनेंट यहाँ पर एडेनाइन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, यही अगर सेल को अवेलेबल ना हो, यही अगर सेल को मिले ही ना, मतलब रॉ मटेरियल ही ना मिले, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट कब बना सकती है, अगर उसको रॉ मटेरियल मिले तो। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर सेल मान लो एक कंपनी है, तो उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, उसको एडेनाइन चाहिए, थायमिन चाहिए, साइटोसिन बनाना है, ग्वानिन बनाना है। अगर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, नाइट्रोजन बेसिस या फिर फॉस्फेट, राइबोस शुगर, इसका प्रिपरेशन, इसका सिंथेसिस ही अगर हम किसी तरह से रोक दे, तो सेल का यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सेल यहाँ पर डेवलप ही नहीं होगा, डीएनए का सिंथेसिस ही नहीं होगा। अगर डीएनए का सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो आगे चलकर माइटोसिस भी नहीं होगा, आगे कुछ भी उसका सेल का डिवीजन नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं,
प्यूरिन की जो एनालॉग है वो यूज करेंगे एज अ ड्रग, मतलब प्यूरिन की तरह दिखने वाले pyrimidine की जो एनालॉग है वो भी हम यूज करेंगे। प्यूरिन या प्यूरिन के एनालॉग आपको नेचुरल पता है एडेनाइन और ग्वानाइन, तो एडेनाइन ग्वानाइन को हम रिप्लेस कर देंगे हमारे खुद के एनालॉग के साथ। फॉर एग्जांपल 5FU 5 फ्लोरोयूरेसिल एक ड्रग है, हम यूज करेंगे। तो 5 फ्लोरोयूरेसिल क्या करेगा, तो इस एडेनाइन ग्वानिन को रिप्लेस कर देगा और वो खुद जाकर इस डीएनए स्ट्रक्चर में अटैच हो जाएगा। तो एडेनाइन ग्वानिन की जगह पर वो, क्योंकि इनकी तरह दिखता है ओके, लेकिन इनकी तरह काम नहीं करता है, वो क्या करेगा, सिर्फ वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, काम नहीं करेगा, जगह को ब्लॉक कर देगा और जो भी आगे की प्रोसेस है पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। तो हम प्यूरिन के एनालॉग यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, ये तो सेल यूज करता है एडेनिन ग्वानिन, हम उसी तरह से उनके जैसे जो स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हम, मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो हम इस पूरी प्रोसेस को रिप्लेस कर देंगे हमारी खुद की प्रोसेस के साथ, हमारे खुद के कंपोनेंट के साथ ओके। हमारा खुद का जासूस वहां पर छोड़ देंगे और वो हमारा खुद का जासूस क्या करेगा, उनकी तरह ही दिखेगा लेकिन काम हमारे लिए करेगा ओके। तो उसी तरह से हम प्यूरिन के एनालॉग यूज करेंगे, pyrimidine के एनालॉग यूज करेंगे। प्यूरिन pyrimidine इनको सिंथेसिस करने के लिए या फिर इस राइबोस को सिंथेसिस करने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए उनके एनालॉग तैयार करेंगे, यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनका सिंथेसिस होने से रोक देंगे ओके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको पूरा मैकेनिज्म जो भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि कैंसर क्या होता है, कैंसर में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म वहां पर समझ में आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक अबाउट सेल साइकिल और एंड केमिकल स्ट्रक्चर। दिस इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का एक केमिकल स्ट्रक्चर है ओके। यहाँ पर भी हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, किस तरह से हमारा ड्रग इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करेगा ये हम सब देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। अब तक हमने जो भी देखा था वो किसके बारे में था, सेल साइकिल के बारे में, या नॉर्मल सेल की ग्रोथ किस तरह से होती है ये हमने देखा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअली कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल किस तरह से प्रोड्यूस होता है बॉडी में, किस तरह से वो फैलता है। तो न्यूरोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज न्यूरोप्लाज्म ओके। न्यूरोप्लाज्म इज इक्वल टू कैंसर, कैंसर को ही न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। न्यू का मतलब होता है न्यू, न्यू इज इक्वल टू न्यू एंड प्लाज्म मीन्स फॉर्म। तो किसी भी सेल का नॉर्मल फॉर्म के अलावा कोई नया फॉर्म अगर बॉडी में तैयार होता है, बॉडी में प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है नया फॉर्म, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो नॉर्मल चल रहा है बॉडी का प्रोसेस वही अगर चलता है तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कोई नया फॉर्म बॉडी में तैयार होता है, क्यों तैयार होता है वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन उस नॉर्मल फॉर्म के अलावा कोई नया फॉर्म अगर बॉडी में तैयार होता है तो उसको न्यू फॉर्म दैट इज न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। सो न्यूरोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यू फॉर्म ऑफ सेल, सेल का एक नया फॉर्म होता है, नया एक उसका मतलब नया रूप होता है, सेल का नया रूप ओके। सो न्यूरोप्लाज्म इज अ मेडिकल टर्म फॉर कैंसर और ट्यूमर। तो जनरली तो हम ट्यूमर कहते हैं या फिर कैंसर कहते हैं, लेकिन मेडिकल जो भाषा होती है, मेडिकल लैंग्वेज होती है, उसमें न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। जनरली कैंसर वगैरह नहीं बोलते तो न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो वही डिफरेंस है, कैंसर और न्यूरोप्लाज्म एक ही होता है। व्हाट इज न्यूरोप्लाज्म, कैंसर और व्हाट इज ट्यूमर, इट इज ऑटोनॉमस और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। कोई भी सेल अगर खुद की मन से मतलब किसी की भी ऑर्डर अगर वो सुनता है, ऑर्डर कौन देता है इसे, किसी भी सेल को बढ़ने के लिए, रुकने के लिए, कब सेल का डिवीजन होना है, कब सेल का मतलब सेल का डेथ भी प्रोग्राम्ड हो सकती है। प्रोग्राम नहीं जो वर्ड है बहुत ही मायने रखता है, प्रोग्राम्ड ग्रोथ भी होती है, प्रोग्राम्ड डेथ भी होती है। मान लो आरबीसी है, आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, मतलब आरबीसी प्रिपेयर होने के बाद जो उसका काम है, उसका काम क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरी करती है कितने दिन तक, 120 डे, 120 दिन तक। 120 दिन के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो
ये जो पूरी उसकी लाइफ साइकिल है, मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये गवर्न करने वाले, मेंटेन करने वाले बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो उस सेल को सिग्नल देते हैं उसके ग्रोथ के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सिग्नल, जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जो हार्मोन हमारे पूरे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, पूरे सेलुलर मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, उस हार्मोन का अगर ऑर्डर वो सेल मानना बंद हो जाए, ओके, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपने रोबोट मूवी देखी होगी, ओके, तो रोबोट मूवी में दिखाया गया है कि कोई भी रोबोट है, कोई आदमी क्या करता है उसमें, रोबोट बनाता है किस चीज के लिए, क्योंकि वो मानवता की हिफाजत कर सके, मानव की मदद कर सके। लेकिन जब वो रोबोट खुद के मन की सुनने लगता है, जिसने उसे बनाया उसकी नहीं सुनता है, तो उस खुद के मन की सुनने लगता है, तब वो तबाही मचा देता है। तो उसी तरह से अगर सेल अपने हिसाब से काम करे, अपने ब्रेन के हिसाब से काम करे, तो पूरा नॉर्मल तरीके से चलता है। लेकिन अगर वो सेल ब्रेन का ऑर्डर मानने से इनकार कर दे, वो बोले कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा अगर वो बोलने लगे, तो फिर क्या होता है, उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमस और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ओके, तो न्यूप्लाज्म इट इज ऑटोनॉमस और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। देन जब ये जो सेल है ज्यादा बढ़ जाता है, सेल या फिर टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो सेल बढ़ेगा मतलब बहुत सारे सेल उसमें इन्फेक्ट होंगे और टिश्यू की भी साइज बढ़ जाएगी। ओके, तो एक सेल की साइज बढ़ेगी। साइज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका ग्रोथ अनकंट्रोल हो रही है, किसी की भी कंट्रोल में उसकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ स्टॉप ही नहीं हो रही है, इसलिए सेल की साइज बढ़ जाती है। मान लो नॉर्मल सेल इस तरह था, या नॉर्मल टिश्यू मान लो इस तरह था। ओके, तो ये टिश्यू की एक हम टिश्यू लेते हैं, तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब वो बन जाता है कैंसर का टिश्यू, तो इस तरह से वो बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं और उसका शेप भी अलग हो जाता है। जो पेरेंट से मतलब पहला जो टिश्यू था, जिस जहां पर कैंसर सेल बनने स्टार्ट हो गए, तो उसका शेप और बाद में जो बनता है वो शेप डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, तो जब वो सेल और टिश्यू बढ़ता है तो वो फॉर्म करता है ट्यूमर। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गांठ आ जाती है हमारे शरीर के ऊपर, कहीं पर भी गांठ बन जाती है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। तो ट्यूमर दो तरह का हो सकता है, एक है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मान लो आपके हाथ पर या किसी के भी हाथ के ऊपर अगर ट्यूमर आ जाए, यहाँ पर ट्यूमर आ जाए, और वो ट्यूमर यहीं पर अगर ग्रो होता है और यहीं पर रहता है, बॉडी में कहीं पर भी नहीं फैल रहा है, उसका कुछ इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ दिन तक बढ़ गया और रुक गया और वैसे ही रहा लाइफ टाइम तक। ओके, तो अगर उस ट्यूमर की हमें कुछ तकलीफ नहीं है, वो पूरे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेनाइन ट्यूमर। ओके, तो बेनाइन ट्यूमर इज नॉट अ कैंसर। तो ट्यूमर और कैंसर ये दो टर्म अलग है। ट्यूमर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्यूमर कैंसरस हो। ओके, ट्यूमर कैंसरस कब होगा? अगर वो मैलिग्नेंट होगा तब। ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह पर बढ़ जाता है, हाथ के ऊपर मानो बढ़ गया, तो उस जगह पर तो बढ़ेगा ही, वो क्या करेगा, पूरे शरीर में भी फैल जाएगा और बाकी टिश्यू को भी क्या करेगा, वो इन्फेक्ट कर देगा। ओके, उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस होता है, बेनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर, बेनाइन ट्यूमर, इसमें आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूँ। बेनाइन ये जो है, स्पेलिंग देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ड से बनी है। मैलिग्नेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड या 9 अल्फाबेट, सॉरी वर्ड नहीं, 9 अल्फाबेट। तो 9 अल्फाबेट से मैलिग्नेंट बनता है, 6 अल्फाबेट से बेनाइन बनता है। तो ज्यादा अल्फाबेट से जो बनता है वो ज्यादा खतरनाक है, जो कम अल्फाबेट से बनता है वो कम खतरनाक है या फिर खतरनाक है ही नहीं। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के ऊपर कहीं पर गांठ होती है, कहीं पर ट्यूमर होता है, वो लाइफ टाइम तक रहता है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती। तो वैसे जो भी ट्यूमर होंगे वो सारे बेनाइन ट्यूमर होंगे।
लेकिन कोई ट्यूमर ऐसा होता है जो मैलिग्नेंट होता है, जो बॉडी में फैल जाता है और पूरी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ओके, तो ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कैंसर ग्रोथ, मतलब कैंसर बॉडी में किस तरह से बढ़ता है। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। प्रोलिफरेशन मतलब इट इज अ साइंटिफिक टर्म और मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर ग्रोथ। ओके, तो सेल बढ़ता है, सेल की ग्रोथ होती है, उसी को कहा जाता है सेल प्रोलिफरेशन। ओके, तो एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन एक फर्स्ट स्टेप है। ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। किसी को अगर कैंसर होता है तो क्यों होता है कोई भी नहीं बता सकता, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स है प्रोबेबल, कौन से ऐसे प्रोबेबल कॉज होते हैं उसमें, जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब जीन से भी आ सकता है। किसी को अगर फैमिली में हो तो आगे हो सकता है, उसको कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि वैसे ही हो। देन एनवायरमेंटल भी हो सकता है, अगर ज्यादा पोल्यूशन है। ओके, ज्यादा अगर कोई पोल्यूशन में पोल्यूशन एरिया में रहता है तो पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी उसमें होते हैं। सोशल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सोशल फैक्टर में एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे, इससे भी, क्योंकि सोशल फैक्टर या पर्सनल फैक्टर क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। अगर किसी आदमी को ज्यादा स्ट्रेस आता है, ओके, तो वो भी क्या करता है, कैंसर को जन्म दे सकता है। क्योंकि व्हाट इज कैंसर, इट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। सेल अपने ही शरीर का एक हिस्सा होते हैं, तो वो किसी भी समय किसी भी वजह से अपने बॉडी की जो इच्छा है उसको मानने से इनकार कर देंगे और अपनी खुद की इच्छा से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो पर्सनल और सोशल रीजन भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल रीजन, कोई अगर रेज, एक्स रेज, गामा रेज वगैरह की कांटेक्ट में ज्यादा काम करते हैं, ऐसे लोग हैं प्रोफेशनल वर्कर। या फिर कोई ज्यादा ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर रेज निकलते हैं, तो वहां पर भी उनको कैंसर हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब सोशल या पर्सनल हैबिट में आ जाता है, तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सेल ग्रोथ, एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एंड लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। सबसे पहले क्या होगा, ये जब सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा, और टिश्यू बढ़ने के बाद हमें पता है क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर भी कौन सा बनना चाहिए, मैलिग्नेंट बनना चाहिए। बेनाइन अगर बनता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बेनाइन बनेगा वहीं पर ही रुकेगा, आगे नहीं जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, यहाँ पर ट्यूमर जब कभी भी वर्ड आएगा तो हम बात करेंगे सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर बनने के बाद लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। जो भी टिश्यू होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, टिश्यू का पहले जो भी स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जो भी फंक्शन वो पहले काम करता था, मान लो एपिथेलियल टिश्यू था तो वो बॉडी के स्किन के ऊपर प्रेजेंट था, तो प्रोटेक्शन देता था, एब्जॉर्प्शन करता था, बहुत सारे काम करता था, लेकिन अभी वो अपनी सब फंक्शन करना बंद कर देगा। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बदल जाता है। ओके, तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं जो आगे भी काम आने वाली है आपको, स्ट्रक्चर बदलता है मतलब अपीयरेंस बदलता है, याद रखो। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर मेरा क्या है, अपीयरेंस, मतलब दिखने में अलग है। काम वो नॉर्मल सेल की तरह नहीं करता है और दिखता भी वो नॉर्मल सेल की तरह नहीं है, किसको, हमें। लेकिन उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, जैसे मैंने आपको बताया सेल के ऑर्गन कौन होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, जो सेल ऑर्गेनल्स है सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, सेल वॉल की प्रॉपर्टी जो नॉर्मल सेल वॉल की होगी, वही प्रॉपर्टी इस कैंसरस सेल की होगी। ओके, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो उसके अंदर के ऑर्गेनल्स है, वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल फॉर्म, अपीयरेंस चेंज होगा और फंक्शन चेंज होगा। अपीयरेंस क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसकी साइज बढ़ेगी, इसलिए अपीयरेंस चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ट्यूमर एक्सपांड्स एंड इन्वेड्स अदर टिश्यू। ओके, जो ट्यूमर है वो एक्सपांड होता है, बढ़ता है,
ओके। एंड इन्वेड्स अदर, इन्वेड मतलब इन्फेक्ट करना, मतलब एक अगर मतलब एक फल, टोकरी में अगर एक फल सड़ा हुआ होता है, एक टमाटर अगर सड़ जाता है तो वो दूसरे टमाटर को भी सड़ा देता है। उसी तरह से एक ट्यूमर बन जाता है तो वो दूसरे टिश्यू को भी इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट के लिए फिर से मेडिकल टर्म है इन्वेड्स, ओके, इन्वेड्स अदर टिश्यू। नेक्स्ट, कैंसर सेल कैन डिटैच। अभी यहाँ तक तो एक जगह पर ही ग्रोथ होती थी, मतलब एक जगह पर ही क्या हुआ, बॉडी के मानो सिर्फ एक ही जगह पर ग्रोथ हो गई कैंसर के ट्यूमर, पूरे ट्यूमर की या कैंसर के सेल की, तो बड़ा एक ट्यूमर बन गया एक जगह पर बॉडी के, मानो हाथ, हाथ के एग्जांपल है हमारे पास कि हाथ के ऊपर ये ट्यूमर बन गया। तो आगे चलकर क्या होगा, क्या कैंसर सेल कैन डिटैच, तो ये बहुत सारे सेल का एक ग्रुप है, बहुत सारे सेल है इसमें, इसमें से एक सेल अलग हो सकता है। कैंसर सेल जो मैलिग्नेंट कैंसर है उसमें जो भी सेल होंगे उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि एक सेल अलग हो सकता है, कहां से, फ्रॉम पेरेंट ट्यूमर, पूरे ट्यूमर से। इसको हम कहेंगे पेरेंट ट्यूमर, पेरेंट मतलब जहां पर ट्यूमर सबसे पहले तैयार हुआ उसको हम कहेंगे पेरेंट ट्यूमर। उसमें से एक कैंसर सेल अलग हो सकता है एंड मूव टू अनदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन, पहले हाथ के ऊपर था वो मूव करेगा कहां से, ब्लड सर्कुलेशन से, और जाएगा पाव के पास और पाव के टिश्यू के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। मूव टू अनदर लोकेशन टू फॉर्म न्यू कैंसर ग्रोथ, और पाव की तरफ जाएगा, पाव के टिश्यू के साथ अटैच हो जाएगा और वहां पर भी वो क्या कर देगा, कैंसर की ग्रोथ कर देगा। तो जो पहले कैंसर सिर्फ हाथ के ऊपर था वो पाव के ऊपर भी चला गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस, ओके। तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अगर इंफेक्शन फैल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस, ओके। तो इस तरह से कैंसर का प्रोलिफरेशन या कैंसर की ग्रोथ हमारे बॉडी में होती है। नॉर्मल सेल की ग्रोथ हमने देखी थी, नॉर्मल कैंसर की ग्रोथ भी हमने यहाँ पर देखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक रीजन डिस्कस करेंगे, व्हाई कैंसर इज डिफिकल्ट टू क्यूर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर वायरस का भी इन्फेक्शन हो तो इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजन होते हैं। वैसे रीजन आपको अभी तक समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन के ऑपोजिट काम करने वाली फर्स्ट मैकेनिज्म जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी। जब भी कोई इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले फाइट कौन करता है, हमारे बॉडी की मिलिट्री, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी या उसको होस्ट डिफेंस भी कहा जाता है। होस्ट मतलब जिस कोई भी जिसके अंदर भी इन्फेक्शन चला गया है उसको होस्ट कहा जाता है, ओके। तो मान लो मेरे अंदर अगर इन्फेक्शन चला गया, मेरे अंदर अगर कोई एंटीजन चला गया तो मैं कौन हूँ, होस्ट, और मेरा डिफेंस सिस्टम दैट इज इम्यूनिटी, ओके। तो इम्यूनिटी कैन आइडेंटिफाई एंड किल बैक्टीरिया। इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी, वो आइडेंटिफाई कर सकती है किसको, बैक्टीरिया को, और किल कर सकती है। बट इट कैन नॉट आइडेंटिफाई ट्यूमर, वो ट्यूमर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपके पास आई कार्ड है या फिर कोई भी किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और किसी कंपनी के एम्प्लॉय के पास अगर उस कंपनी का आई कार्ड है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो खुद का एम्प्लॉय, उसी कंपनी का एम्प्लॉय, उसको अगर कंपनी में चोरी करनी है, ओके, तो इजीली उस कंपनी में घुस सकता है। कैसे घुस सकता है, क्योंकि वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके पास आईडी कार्ड है, वो गेट के ऊपर जाएगा, अपना आईडी कार्ड दिखाएगा और वो अंदर चला जाएगा और इजीली अंदर जाकर वो चोरी कर सकता है। कंपेरेटिवली इजी उसको। लेकिन कोई बाहर का चोर है, वो अगर अंदर जाने की कोशिश करता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड प्रेजेंट ही नहीं है। उसी तरह से अगर कोई बाहर का आता है आदमी, बाहर का आदमी मतलब बाहर का अगर कोई एंटीजन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो हमारी इम्यूनिटी तुरंत उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो अलग है, वो फॉरेनर है, फॉरेन पार्टिकल है। जैसे कोई फॉरेन का आदमी अगर हमारे देश में आता है तो हम इजीली पहचान जाते हैं कि वो फॉरेनर है, फॉरेन का है, हमारा नहीं है, अपना नहीं है,
ओके, तो इम्यूनिटी फॉरेन पार्टिकल को इजीली पहचान सकती है, लेकिन वो अपने घर की भेदी को कैसे पहचानेगी? अपने घर में ही अगर कोई गद्दार है, अपने घर का ही अगर कोई सेल गद्दार हो चुका है, वो इम्यूनिटी पहचान ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई दिखने में सेम है, लेकिन एक अच्छा है और एक बुरा है। इम्यूनिटी को क्या पता कौन सा सेल अच्छा है कौन सा सेल बुरा है? वो दोनों को अच्छा ही समझेगी, क्योंकि दोनों के पास आई कार्ड है। ओके, तो इम्यूनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि ट्यूमर कौन सा है, मतलब बैड सेल कौन सा है और गुड सेल कौन सा है। ओके, तो इम्यूनिटी फेल हो जाती है। दूसरा, किसी भी डिसीज के बाद इम्यूनिटी काम नहीं करती है तो हम ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स या फिर केमिकल एजेंट ऐड करते हैं। ड्रग्स और केमिकल एजेंट के बारे में भी वही आता है, क्योंकि ड्रग्स और केमिकल एजेंट कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड ह्यूमन सेल। मान लो अगर हमारी खुद की जो डिफेंस सिस्टम है वो पहचान नहीं सकी कि घर का भेदी कौन है, तो फिर ड्रग्स और केमिकल एजेंट कैसे पहचानेंगे कि घर का भेदी कौन है, कौन घर में घुस गया है? ओके, क्योंकि ये खुद बाहर के ड्रग्स और केमिकल एजेंट खुद फॉरेन है, तो घर का दुश्मन पहचानने के लिए हम फॉरेन से लोग मंगा रहे हैं, तो फॉरेन के लोगों को क्या पता कि हमारे घर में कौन दुश्मन है? तो उनको भी वो डिफिकल्ट ही होगा पहचानने के लिए। इट विल बी डिफरेंस, मैंने यहाँ पर लिखा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड ह्यूमन सेल एंड बैड ह्यूमन सेल। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो गुड ह्यूमन सेल मतलब अच्छी सेल, और बैड ह्यूमन सेल मतलब कैंसर सेल, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना ना ही ड्रग को मुश्किल है, मतलब ना ही ड्रग को उसको पॉसिबल है, ना ही इम्यूनिटी को पॉसिबल है। ओके, तो इम्यूनिटी और ड्रग्स दोनों ही फेल हो जाते हैं। दोनों में किस में डिफरेंशिएट करने में? ह्यूमन सेल और गुड ह्यूमन सेल और बैड ह्यूमन सेल में, या फिर ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन सेल या और कैंसरस ह्यूमन सेल में। ओके, तो उसी वजह से कैंसर इज वेरी डिफिकल्ट टू क्यूर देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो क्यूर नहीं करना है क्या? नहीं करना है, लेकिन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में मैकेनिज्म में। ओके, तो इस चीज को अच्छी तरह से याद रखो, आगे बहुत काम आने वाला है कि जो ड्रग्स है या फिर इम्यूनिटी है, दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन से टाइप्स होते हैं? ये बहुत सारे, ये जो टाइप्स है बार बार आने वाले हैं आपको, क्योंकि जो भी हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स है इसी टाइप के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो नाम है आपके सामने जो भी लिखे हैं नाम, ये बार बार आपके सामने आने वाले हैं, तो हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट आर टाइप्स ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि जब कभी भी फीटस मतलब माँ के गर्भ में कोई भी बच्चा अगर बढ़ता है, तो सबसे पहला जो सेल होता है मतलब स्पर्म और एग दोनों एक साथ मिल जाता है और एक एग बनाते हैं, तो उस एग में 3 लेयर होते हैं। आपको समझ आ रहा है? एक स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं उसको हम जाइगोट कहते हैं। उस जाइगोट में 3 लेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग के जाइगोट में। सबसे अंदर की जो लेयर है उसको एंडोडर्म कहते हैं। ओके, उसके बाहर की जो लेयर है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और सबसे बाहर की जो लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। तो 3 लेयर का एक जाइगोट बनता है, और इसी जाइगोट का आगे चलकर बहुत सारे सेल्स में डिवीजन होता है और अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी मेसोडर्म का सेल डिवीजन होता है, मेसोडर्म का सेल डिवीजन होता है, तो हमारे बॉडी में बोन्स बनते हैं, मसल बनते हैं, कार्टिलेज बनता है और अलग अलग टिश्यू बनते हैं। जब कभी भी एंडोडर्म, एंडोडर्म जो है सबसे अंदर की जो लेयर है एंडोडर्म, उसका जब कभी भी सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग 9 मंथ, जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा बड़ा होता है, तब प्रोसेस में बता रहा हूँ कि एंडोडर्म जब भी उसका सेल डिवीजन होता है, तो एंडोडर्म से क्या बनता है? इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो बॉडी के अंदर की इंटेस्टाइनल सिस्टम बनती है, और रिलेटेड ऑर्गन, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन है वो सब बनते हैं। नेक्स्ट एक्टोडर्म, जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर, जब उसका सेल डिवीजन होता है तब क्या बनता है? स्किन एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो अलग अलग लेयर जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों का जब भी सेल डिवीजन होता है तो अलग अलग ऑर्गन यहाँ पर बनते हैं। ओके, अभी फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? सार्कोमा। ओके, व्हाट इज सार्कोमा? फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर, इट अराइज फ्रॉम मेसोडर्मल सेल।
मेसोडर्मल सेल अभी आपको पता है, मेसोडर्म से जो भी बनेंगे वो सारे मेसोडर्मल सेल, मतलब बोन के सेल होंगे वो भी मेसोडर्मल सेल, मसल के जितने भी सेल होंगे सब मेसोडर्मल सेल, कार्टिलेज और टिश्यू इनके जो भी सेल होंगे वो सब मेसोडर्मल सेल। अगर इस मेसोडर्मल सेल का कैंसर होता है, मतलब मेसोडर्मल सेल अनकंट्रोल ग्रोथ इनमें होती है, तो उस टाइप के कैंसर को कहा जाता है सार्कोमा। ओके, नेक्स्ट है कार्सिनोमा। सार्कोमा के बाद दूसरा टाइप है हमारे पास कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, अगर एंडोडर्म या फिर एक्टोडर्म इन दोनों में से किसी एक सेल, इसमें से अगर किसी सेल का ज्यादा सेल डिवीजन होता है, इसमें अगर कैंसर होता है, when cancer arise from endoderm and ectoderm, then that cancer is called as carcinoma. ओके, तो अगर इंटेस्टाइन में कैंसर होता है, या स्किन का कैंसर होता है, न्यूरॉन का कैंसर होता है, या एंडोडर्म या एक्टोडर्म से बनने वाले किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का अगर कैंसर हमारे बॉडी में होता है, उस कैंसर को हम ब्रॉडली कहते हैं कार्सिनोमा। ओके, उसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे इसमें। ओके, तो फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा आपको पता है एंडोडर्म से जो बना है वो कार्सिनोमा, उसमें भी स्पेसिफिक अगर इंटेस्टाइन का हो तो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा ऐसा हम उसको कहते हैं। तो सार्कोमा और कार्सिनोमा। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास टाइप है कैंसर का वो है ब्लड कैंसर, वेरी पॉपुलर ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में फिर से दो सब टाइप आते हैं, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया इट इज ब्लड कैंसर ऑफ आरबीसी और कैंसर ऑफ रेड ब्लड सेल। आपको पता होगा ब्लड में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, उसमें से अगर आरबीसी की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, तीनों के तीनों सेल कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स में। जो भी लॉन्ग बोन्स होंगे उसमें एक व्हाइट टिश्यू बीचों बीच प्रेजेंट होगा, लॉन्ग बोन के बीचों बीच, उसको कहा जाता है बोन मैरो। उसी में क्या होते हैं प्रोसेस, हीमोपोएसिस की प्रोसेस। हीमोपोएसिस मतलब, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, हीमो मतलब ब्लड। ओके, तो ब्लड फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है। उसमें अगर आरबीसी की स्पेसिफिक आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा हो, मतलब पूरे बॉडी में अगर ज्यादा आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाए, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कम हो जाए, तो उस कैंसर को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ओके, सो इट इज वन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। ल्यूको, जिससे आपको पता चलेगा इट इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब व्हाइट। ओके, व्हाइट ब्लड सेल, सो इट इज रिलेटेड टू WBC, इट इज कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया के बहुत सारे टाइप आगे चलकर हमें मिलते हैं। अगर WBC की अनकंट्रोल ग्रोथ हमारे बॉडी में हो जाए तो उस कैंसर को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ओके, दैट ब्लड कैंसर इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। फर्स्ट टाइप है उसमें एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। व्हाट इज एक्यूट? एक्यूट और क्रोनिक के बारे में मैंने आपको शायद बताया था। कोई भी डिसीज अगर बहुत जल्द आता है, मतलब इंस्टेंटली आता है, मतलब डेवलप होने में बहुत कम देर में डेवलप होता है, तो उसको हम एक्यूट कहते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है, आज आदमी ठीक होता है, कल सुबह उठता है तो उसको सर्दी आती है, खांसी आती है। तो सर्दी, खांसी, इस तरह की जो भी इन्फेक्शन है उनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन। दूसरा क्रोनिक, आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म जो भी होते हैं, जो धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होता है, ऐसा जो भी इन्फेक्शन होगा उसको क्रोनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन है, बॉडी में कहीं पर, बॉडी के अंडर आर्म से कहीं पर फंगस जमा हो जाता है, मतलब स्वेटिंग ज्यादा होती है, जहाँ पर बॉडी के जिस भी एरिया में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो वहां पर फंगस जमा हो जाता है, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत देर के बाद पता चलता है उस पर्सन को कि उसे फंगल इन्फेक्शन है। तो उस टाइप का जो भी इन्फेक्शन होगा उसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहेंगे। तो एक्यूट मतलब जो विद इन अ डे, एक दिन के अंदर डेवलप हो सकता है, उसको हम एक्यूट कहेंगे। क्रोनिक जिसको डेवलप होने में बहुत सारे दिन लगते हैं, उसमें महीना भी लग सकता है डेवलप होने में, या फिर उसके सिम्टम्स हमें दिखने के लिए। ओके, तो एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है
एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया तो आपको पता है इट इज अ कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट क्या है? इट इज अनदर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फिर से टाइप क्या है? लिम्फोसाइट। ओके, तो लिम्फोसाइट के बारे में अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो जो डब्ल्यूबीसी की खास बात क्या है, वो इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, हमारे बॉडी को किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन जब वो बोन मैरो में बनेंगे उसमें उस डिफेंस से लड़ने की कोई भी क्षमता नहीं होगी। याद रखो, लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन उनमें लड़ने की क्षमता, किससे लड़ने की क्षमता? इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जन्मतः, मतलब जब भी वो तैयार होंगे तब नहीं होगी। लेकिन जब कभी वो किसी लिम्फेटिक टिश्यू से गुजरेंगे, लिम्फेटिक टिश्यू इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आपको ह्यूमन एनाटॉमी में ये कवर हो चुका होगा, बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जैसे कि स्प्लीन, थाइमस। ओके, तो ये जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स है इनको हम लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं। तो जब ये लिम्फोसाइट्स इस लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर से गुजरेंगे तो ये लिम्फेटिक टिश्यू उस लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देंगे, और फिर वो जो लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट होने के बाद हमारे बॉडी को बचाएंगे, किससे? इन्फेक्शन से। ओके, तो बोन मैरो से लिम्फोसाइट निकलते लेकिन इनएक्टिव होते हैं। ओके, और फिर जब वो लिम्फेटिक टिश्यू से गुजरते तो एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कब होगा? अगर ये जो लिम्फोसाइट है इनकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाए, और अगर सडनली बढ़ जाए तो एक्यूट, अगर धीरे धीरे बढ़ जाए तो क्रोनिक। ओके, क्रोनिक लिम्फॉइड, लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइटिक को लिम्फॉइड भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने दो अलग अलग नाम यहाँ पर लिखे। आप कोई भी नाम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, एक्यूट लिम्फॉइड भी कह सकते हो या एक्यूट लिम्फोसाइटिक भी कह सकते हो। ओके, तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, सेकंड वन इज क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बोन मैरो से जो भी लिम्फोसाइट निकलती है, बोन मैरो से जो भी लिम्फोसाइट तैयार होकर निकलती है, मैंने आपको बताया उस लिम्फोसाइट को एक्टिव होने के लिए लिम्फेटिक टिश्यू से गुजरना पड़ता है, लेकिन सभी लिम्फोसाइट को नहीं गुजरना पड़ता, उसमें से 50% ऑलरेडी एक्टिव होती है। ओके, अच्छे से समझ लो क्या मैं बोल रहा हूँ। बोन मैरो से जो भी लिम्फोसाइट निकलती है, लिम्फोसाइट क्या होते हैं? इट इज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो भी डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट बोन मैरो से निकलती है 50% ऑलरेडी एक्टिवेट होती है, उनमें क्षमता होती है इन्फेक्शन से लड़ने की 50%। और वो जो 50% लिम्फोसाइट है उनको कहा जाता है माइलॉइड। ओके, उनको कहा जाता है माइलॉइड। और जो बाकी 50% है, मैं यहाँ पर 50% जो समझने के लिए बोल रहा हूँ, एक्यूरेटली आधे ही होंगे ऐसा नहीं, उसमें से कुछ माइलॉइड होंगे और कुछ लिम्फोसाइट होंगे। ओके, तो जो भी लिम्फोसाइट निकलते हैं तो उसमें से कुछ माइलॉइड होते हैं, मतलब ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, और कुछ बाद में जाकर एक्टिव होते हैं। तो लिम्फोसाइट और माइलॉइड इट इज नथिंग बट द वन फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट। ओके, तो अगर माइलॉइड का ज्यादा ग्रोथ होता है बॉडी में, माइलॉइड ज्यादा बढ़ती है और सडनली बढ़ते हैं, अचानक बढ़ते हैं, तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, जिसको शॉर्ट में AML कहा जाता है। और अगर माइलॉइड बॉडी में धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कहा जाता है, उसको हम कहते हैं CML। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की चार टाइप्स, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसको ऑल भी कहा जाता है ALL, फिर क्रोनिक लिम्फॉइड, लिम्फोसाइटिक और लिम्फॉइड दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया CLL, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML, और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML। दीज आर टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। उसमें और एक आपको टाइप मिल जाएगा, और ये बहुत फेमस है, बहुत सारे बुक में आपको रेफरेंस मिलेगा इसका, दैट इज हॉजकिंस डिसीज, जिसको HDB कहा जाता है, हॉजकिंस डिसीज। ओके, सो हॉजकिंस डिसीज क्या है? इट इज टाइप ऑफ लिम्फोमा
which starts in lymphatic system. अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। यहाँ पर जो लिम्फेटिक टिश्यू है इसमें जब कभी भी ये लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेट होते समय ही अगर इस लिम्फोसाइट में बिगाड़ आ जाए तो जनरली माइलॉइड जो टिश्यू है, माइलॉइड जो सेल है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, जो इधर से गुजरते ही नहीं, तो इसमें बिगाड़ नहीं होगा। ओके, तो माइलॉइड टाइप के ल्यूकीमिया अलग होते हैं। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में बिगाड़ कब होगा? बोन मैरो से यहाँ तक आते समय, मतलब बोन मैरो से निकलते समय ही अगर वो ज्यादा निकल रहे हैं, बोन मैरो से ही अगर लिम्फोसाइट ज्यादा निकल रहे हैं इनएक्टिव, ओके, इनएक्टिव लिम्फोसाइट ही अगर ज्यादा निकल रहे हैं तो उनको हम कहेंगे एक्यूट या फिर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लेकिन बोन मैरो से लिम्फोसाइट निकली, इनएक्टिव निकली, यहाँ तक आते समय तो अच्छी थी, मतलब कैंसरस नहीं थी, मतलब लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया तो नहीं था, लेकिन जब कभी वो लिम्फेटिक टिश्यू में एंटर कर गई, किस चीज के लिए? एक्टिवेशन के लिए। हमें पता है जो जितने भी लिम्फोसाइट निकलते हैं उसमें से कुछ एक्टिव होती है ऑलरेडी, तो वो इधर से नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी इनएक्टिव होती है तो उनको लिम्फेटिक टिश्यू से गुजरना होगा, लिम्फ नोड से, स्प्लीन से, थाइमस से, इसके अंदर से गुजरना होगा। तो जब कभी भी लिम्फेटिक टिश्यू से वो गुजरेंगी तो उस टिश्यू के अंदर से जाते समय अगर वहां पर वो इन्फेक्ट हो गई, वहां पर उसमें कुछ जेनेटिक चेंज हो गई, वहां पर उनमें अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई तो उस टाइप की लिम्फॉइड ल्यूकेमिया को कहा जाता है हॉजकिन डिसीज। ओके, तो स्पेशल टाइप का लिम्फेटिक ल्यूकेमिया है, तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ही है लेकिन स्पेशल टाइप है, क्योंकि वो बोन मैरो से निकलते समय नॉर्मल सेल थी, लेकिन जब लिम्फेटिक टिश्यू में से अंदर एक्टिव होते समय से गुजरने लगी तो वो कैंसर में चेंज हो गई। इसमें भी दो टाइप होते हैं, हॉजकिन डिसीज और नॉन हॉजकिन डिसीज। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अगर बॉडी के अपर पार्ट मतलब जो पेट का हिस्सा है उसके ऊपर का जो भी पार्ट है उसको हम अपर पार्ट कहेंगे। तो बॉडी के अपर पार्ट में जो भी लिम्फेटिक टिश्यू है, जिसमें थाइमस आता है, स्प्लीन आता है, बहुत सारे, और जो स्प्लीन जो लिम्फ ग्लैंड्स तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो अपर पार्ट में जितने भी लिम्फेटिक टिश्यू होंगे अगर उसमें कैंसर हो जाए, उसमें अगर ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाए तो उसको हम कहेंगे हॉजकिन डिसीज। ओके, और उसके ऑपोजिट अगर इट स्टार्ट्स विथ एनी अदर लिम्फेटिक टिश्यू, उसके अपर बॉडी पार्ट के अलावा लोअर बॉडी पार्ट में या किसी अदर बॉडी पार्ट में अगर लिम्फेटिक टिश्यू में ये कैंसर स्टार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे नॉन हॉजकिन डिसीज। ओके, सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसको उस ऑर्गन के नाम से ही नाम दिया गया, जैसे कि लंग में अगर कैंसर होता है तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट में होता है तो ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है तो प्रोस्टेट कैंसर, तो समझने में इजी है। ये जो कैंसर के फॉर्म है थोड़े समझने में हार्ड है, इसलिए हमने अलग से इनको डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया कि कैंसर क्या होता है। पहले तो हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल सेल क्या है, नॉर्मल सेल की ग्रोथ कैसी होती है, उसके ऑपोजिट कैंसर क्या है, कैंसर सेल की ग्रोथ कैसी होती है, कैंसर को ट्रीट करना क्यों डिफिकल्ट है, और टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर एजेंट, और एंटी कैंसर एजेंट क्या होते हैं, कौन सी क्लास हम इस कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ओके, तो उनका स्ट्रक्चर वगैरह अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा कि कैंसर की ग्रोथ हमारे बॉडी में आखिर होती कैसे है। तो नॉर्मल सेल की ग्रोथ भी हमने देखी, कैंसर की ग्रोथ भी हमने देखी। तो इसके ऊपर इलाज है या नहीं, तो तीन तरह से हम इलाज कर सकते हैं कैंसर के ऊपर। सबसे पहले फेमस ट्रीटमेंट है सर्जरी। ओके, सर्जरी करके जहाँ पर भी मान लो ट्यूमर आता है, जहाँ पर भी गांठ होती है वो गांठ को हम निकाल सकते हैं। लेकिन सर्जरी कब पॉसिबल है, अगर वो ट्यूमर बॉडी की किसी एक ही जगह पर हो, सुपरफिशियल जगह पर हो, या फिर निकालने के लिए इजी हो। अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो उसको निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो सर्जरी कब पॉसिबल है, जब लिमिटेड एरिया पर ट्यूमर हो तब सर्जरी पॉसिबल है। दूसरा रेडियोथेरेपी, रेडिएशन जो
जो भी एक्स रेज, गामा रेज, जो आपको रेज पता है, अलग अलग रेज, तो जो रेज है वो रेज उस ट्यूमर को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है। तो हम स्पेसिफिक रेडिएशन का एक्सपोजर, मतलब स्पेसिफिक रेडिएशन के एक्सपोजर में उस ट्यूमर को लाते हैं, उस पर्टिकुलर ट्यूमर को हम बस्ट कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन ये भी कब पॉसिबल है, जब ट्यूमर किसी एक जगह पर हो, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के ऊपर हो। लेकिन अगर पूरी बॉडी में अगर कैंसर फैला हुआ है, तो अगर लिम्फोइड कार्सिनोमा है, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी का अगर ब्लड कैंसर है, तो ऐसे समय पर सर्जरी या रेडियोथेरेपी दोनों भी काम नहीं आते। तो हमें लास्ट जो ऑप्शन बचता है उसके ऊपर जाना पड़ता है, दैट इज कीमोथेरेपी। ओके, व्हाट इज कीमोथेरेपी? तो ड्रग्स और एजेंट व्हिच किल्स द सेल। ओके, कोई भी ड्रग्स एजेंट जो उस सेल को किल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जानबूझकर कैंसर सेल नहीं लिखा है, क्योंकि सिर्फ कैंसर सेल को किल नहीं कर सकते। यही हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो भी ड्रग्स है या फिर इम्यूनिटी भी है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि नॉर्मल सेल कौन सी है और कैंसर सेल कौन सी है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा है किल्स द सेल। तो वो क्या करेगी, हर एक सेल को किल करेगी। उसमें कैंसर सेल भी आया तो उसको भी किल करेगी, नॉर्मल सेल को भी किल करेगी। ओके, तो हेंस ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क बेनिफिट रेशियो। तो हम ट्रीटमेंट कौन से आधार पर करेंगे, रिस्क बेनिफिट रेशियो। हम क्या देखेंगे, किसी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, कोई भी हाईली पोटेंट हाईली इफेक्टिव केमिकल एजेंट देने के बाद कितना हमें रिस्क होता है, कितने साइड इफेक्ट, रिस्क का मतलब है साइड इफेक्ट, कितने साइड इफेक्ट हमें मिलते हैं और कितना बेनिफिट मिलता है, ये हम कंपेयर करेंगे। अगर बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क कम है तो हम उस कीमोथेरेपी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि रिस्क कौन से होते हैं कीमोथेरेपी के। रिस्क को हम कहेंगे साइड इफेक्ट। यही जनरल साइड इफेक्ट लगभग सभी ड्रग के होते हैं, तो हम सेपरेटली उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाले। सिर्फ मैं आपको जनरल जो उनके साइड इफेक्ट है सभी ड्रग के, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और मेजर साइड इफेक्ट आता है एंटी कैंसर एजेंट का, वो है माइलो सप्रेशन। ओके, व्हाट इज माइलो? माइलो का मीनिंग होता है बोन मैरो। ओके, बोन मैरो। और सप्रेशन का मतलब डिक्रीज एक्टिविटी। सप्रेशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन एक्टिविटी। तो ये जो ड्रग है ये बोन मैरो की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। किस तरह से? अभी आपको पता है, वो किसको किल करते हैं, सेल को किल कर देते हैं। तो सेल का प्रोडक्शन भी रुक जाता है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, और हम यूज कर रहे हैं ऐसे ड्रग जो सेल को किल करते हैं, तो सेल का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं माइलो डिप्रेशन। उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड सेल। तो आरबीसी की कमी होगी बॉडी में, जिसको हम एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी की कमी होगी बॉडी में, जिसको हम ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। ओके, और थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होगी, प्लेटलेट की, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तीनों आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों सेल्स हमारे बॉडी में उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। नॉर्मल सेल की भी कम होगी, क्योंकि ये ड्रग डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। तो कैंसर सेल तो कम होगी ही, नॉर्मल सेल भी उसमें कम होगी। ओके, तो माइलोसप्रेशन ये इसका साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट है हाइपरयूरिसीमिया, दैट इज इंक्रीज यूरिक एसिड डिपोजिशन इन किडनी में यूरिक एसिड या फिर यूरिन में यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया। आपको पता है यूरिन का नॉर्मल कंटेंट क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। उसमें यूरिक एसिड एक पर्टिकुलर लिमिट में हो तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा अगर बढ़ता है तो उसको कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया। अगर हाइपरयूरिसीमिया होता है तो उससे बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। उसका फेमस एक डिसीज है गाउट, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में लगभग नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, और उससे होता है गाउट, एक फेमस डिसीज जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है हमारे पास एजोस्पर्मिया, दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पर्म्स इन मेल। मेल में स्पर्म की क्वांटिटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कम हो जाती है, जिससे होता है मेल इनफर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज एमनोरिया। एमनोरिया इट इज
स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ह्यूमंस में वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। नेक्स्ट, नेफ्रो एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेफ्रो का मतलब है नेफ्रॉन, किडनी का पार्ट होता है, उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन व्हिच इज पार्ट ऑफ ब्रेन, उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। लास्ट के दो बहुत कॉमन है, हर एक ड्रग दिखाता है उसको कहते हैं स्किन रैश, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा एजेंट है किसके ऊपर अटैक करेगा, एपिथेलियल सेल के ऊपर, स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर। तो स्किन के ऊपर रैशेस आएंगे, वेरी कॉमन। और एलोपेशिया, आपको पता होगा जो भी कीमोथेरेपी करते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, दैट इज एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर। ओके, सो दिस आर रिस्क। इतने सारे रिस्क होते हुए भी कीमोथेरेपी की जाती है क्योंकि इसके ऑपोजिट एक बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? आदमी बच जाता है। ओके, आदमी की जिंदगी बच जाती है। तो एक तरफ अगर आदमी की लाइफ रखी जाए और एक तरफ कितने भी साइड इफेक्ट हो आप, तभी भी आदमी की जो लाइफ है वो ज्यादा मायने रखेगी। इसलिए इस केमिकल जो भी हमारे एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट है या एंटी कैंसर एजेंट है, ये इनके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं पूरे एलोपैथी में। पूरा जितना भी आप फार्मेसी में ड्रग सीखोगे, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे एंटी कैंसर एजेंट के। क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको पता है, लेकिन इतना साइड इफेक्ट होते हुए भी हम ये ड्रग यूज करते हैं क्योंकि उनका जो बेनिफिट है कि वो लाइफ को बचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एंटी कैंसर एजेंट का क्लासिफिकेशन आपको बहुत सारे क्राइटेरिया पे मिल जाएगा। फार्माकोलॉजी में 3-4 क्राइटेरिया से इसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया से क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन से केमिकल एजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। ओके, उसका नाम है, उसका काम बताता है। ओके, अल्काइलेटिंग मतलब जो अल्काइलेशन कराता है, किसी भी स्ट्रक्चर का अल्काइलेशन करने वाला, मतलब इसके पास कोई अल्किल ग्रुप होगा, वो अपना अल्किल ग्रुप आपको पता है मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ये सारे अल्किल ग्रुप है। तो अपना अल्किल ग्रुप अगर किसी दूसरे को दे देता है, मतलब दूसरे को क्या, दूसरे स्ट्रक्चर का क्या करता है, वो अल्काइलेशन करता है, उसको हम कहते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये सब इसमें जो भी अलग अलग क्लास है, सब एक ही मैकेनिज्म करेंगे, दूसरे एजेंट का अल्काइलेशन करेंगे। किसका अल्काइलेशन करेंगे वो हम बाद में देखने वाले हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट में सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड। इसमें 4 एग्जांपल है मेनली, मेक्लोरिथामाइन, साइक्लोफॉस्फेट, क्लोराम्बुसिल एंड मेल्टाइन। देन अल्किल सल्फोनेट, इसमें एक एग्जांपल है ब्यूसल्फान। देन इथिलीन इमाइन, इसमें आता है थायोटेपा। नाइट्रोसोयूरिया, इसमें आता है कार्बस्टीन, लोमस्टीन एंड ट्राइएजिन, इसमें आता है डेकार्बेजिन। ओके, इसमें से ये जो 4 क्लास है, ये जो एग्जांपल है थायोटेपा तक जितने भी एग्जांपल है, ये सारे हमारे सिलेबस से, वो सिलेबस में है, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबका मैकेनिज्म एक ही होगा, सबका काम करने का तरीका एक ही होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। काम करने का तरीका हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनो प्लैटिनम कंपाउंड्स। ओके, जिसमें प्लैटिनम एक बेसिक कंपाउंड होगा जिसके स्ट्रक्चर में, इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास सिस्प्लैटिन। ओके, फेमस एग्जांपल है। देन एंटी मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिज्म में जब कभी भी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो अलग अलग कंपोनेंट उसमें तैयार होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था प्यूरिन तैयार होता है, pyrimidine तैयार होता है। प्यूरिन और pyrimidine, इससे आगे जाकर आर्जिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब तैयार होने वाले हैं और ये सब लगने वाले हैं किसके लिए, डीएनए के प्रिपरेशन के लिए। तो प्यूरिन, pyrimidine, ये सब बनने के लिए भी हमें एक और लगता है, वो है फॉलिक एसिड। ओके, फॉलिक एसिड आप, इट इज वन ऑफ विटामिन बी के क्लास में आता है फॉलिक एसिड, वो भी हमें लगता है। तो अगर हम एक किसी को भी रोक देते हैं, अगर प्यूरिन को रोकते हैं या फिर फॉलिक एसिड को रोकते हैं या फिर pyrimidine को रोकते हैं, तो आगे चलकर डीएनए तैयार ही नहीं होगा, और अगर डीएनए तैयार ही नहीं होगा तो आगे की पूरी सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो फोलेट रोक, अगर हम फॉलिक एसिड को रोकते हैं तो उस एजेंट को हम कहते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। इसमें आता है एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट। अगर हम प्यूरिन के स्ट्रक्चर को रोकते हैं, प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनने से रोकते हैं, तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट हम यूज करेंगे। उसके जैसा ही दिखने वाला कोई दूसरा एंटागोनिस्ट
अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आपको पता है। तो प्यूरिन का एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, उसमें आता है मरकैप्टोप्यूरिन और थायोक्योनिन। देन pyrimidine एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, उसमें आता है 5-fluorouracil, सिटाराबिन एंड फ्लुक्सिडिन। ओके, तो ये तो था एंटी मेटाबोलाइट। जितने भी मेटाबॉलिज्म में नॉर्मल मेटाबोलाइट तैयार होते हैं उनके ऑपोजिट जो भी हम यूज करेंगे उनको हम कहेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स उस सेल को, कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। तो उसमें आता है डैक्टिनोमाइसिन, डोक्सोरुबिसिन, डोलोरुबिसिन एंड फ्लुओमाइसिन। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी इसमें आती है नेचुरल एजेंट्स। जो एंटीबायोटिक है और नेचुरल एजेंट है, क्योंकि वो नेचर से डिराइव होते हैं इसलिए उनका साइड इफेक्ट कम होता है। ओके, तो नेचुरल एजेंट्स में आता है फेमस है विंका अल्कोलाइड्स। विंका को सदाफुली भी कहा जाता है। तो विंका अल्कोलाइड्स, उसमें दो फेमस एग्जांपल है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट किस तरह से कैंसर सेल को किल कर सकता है? इट कॉजेस अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, कौन इस कॉजेस अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अभी नाइट्रोजन बेसिस हमने ऑलरेडी देखे पहले ही स्लाइड में, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजन बेसिस है। उसमें भी स्पेशली ये किसका अल्काइलेशन करता है? 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन। तो यहाँ पर ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है, पूरा गुआनिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, दिस इज 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन। ओके, तो गुआनिन आपको पता है राइबोस शुगर से अटैच होता है। तो गुआनिन और राइबोस का ये जो कॉम्प्लेक्स है, किसी भी अल्काइलेटिंग एजेंट, मान लो ये हमारा ड्रग है। ओके, एक जनरल हमने स्ट्रक्चर लिया है, कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है। और हमारे ड्रग के पास अल्किल ग्रुप है, तो हमारे ड्रग का अल्किल ग्रुप यहाँ से निकलता है और इस 7 पोजीशन के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होते हैं और इजीली अल्किल ग्रुप इस हमारे स्ट्रक्चर से 7 पोजीशन के ऊपर अटैच हो सकता है। यहाँ पर अटैच होने के बाद, ये रिएक्शन होने के बाद ये कब होगा? जब हमारा ड्रग बॉडी के अंदर और सेल के अंदर एंटर करेगा, फिर वो उस गुआनिन बेस के 7 पोजीशन के ऊपर अटैक करके अल्काइल ग्रुप को वहां पर जोड़ देगा। तो अल्काइल ग्रुप जोड़ने के बाद अभी उस डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। पहले उस नाइट्रोजन के ऊपर कुछ नहीं था, लोन पेयर थे, लेकिन अभी अल्काइल ग्रुप आ गए। ओके, अल्काइल ग्रुप आने के बाद इस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से बिगड़ जाता है। क्योंकि इस तरह से अलग काम होता था उस डीएनए का, यहाँ पर अलग काम हो रहा है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वर्क करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम लेता था। आपने अगर पूरा पहला स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट स्लाइड में वापस जाओ, जो हमने डिस्कस किया है किस तरह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो आपको हमने देखी थी। ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जनरली इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर मिथिल ग्रुप आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और इजीली इस स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर H ऐड हो जाता है, यहाँ पर OH ऐड हो जाता है। ओके, हाइड्रोलिसिस होकर पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और सेल का मैकेनिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इतना ही सिंपल इसका मैकेनिज्म है। सब जो स्ट्रक्चर है क्या करेंगे? अल्काइलेशन करेंगे नाइट्रोजन का। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे अल्काइलेशन का। यहाँ पर मेक्लोरिथामाइन का एग्जांपल है, या फिर हम मेक्लोरिथामाइन में तो CH3 आपको दिख रहा है, लेकिन मैकेनिज्म में ये CH3 नहीं जाता है, याद रखो। यहाँ पर आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखेगा, इस स्ट्रक्चर में तो मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप को आप अटैक करेगा? ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप आपको नहीं दिखाई देगा, फिर भी मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो कैसे? यहाँ पर मैंने एक मैकेनिज्म लिखा है। और जनरल स्ट्रक्चर होता है, तो जो अल्काइलेटिंग एजेंट है जिसमें अल्काइल ग्रुप होता है प्रेजेंट, जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाइट्रोजन CH2CH2Cl एक साइड में, दूसरे साइड में भी सेम CH2CH2Cl, और ये जो CH3 आपको दिख रहा है दिस इज R ग्रुप। तो अभी यहाँ पर ये R ग्रुप है, यहाँ पर ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस इज R ग्रुप, इस स्ट्रक्चर में ये पूरा आपको दिख रहा है दिस इज R ग्रुप।
मिथाइल ग्रुप दिखेगा आपको तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा। आपने अल्काइलेशन मतलब मिथाइलेशन इस मिथाइल ग्रुप का होगा ऐसा आप समझ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो इस केस में इस स्ट्रक्चर में तो मिथिल है, लेकिन यहाँ पर तो मिथिल नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर में मिथिल ग्रुप नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर में भी मिथिल ग्रुप नहीं। फिर भी ये जो कंपाउंड है ये ग्वानिन का अल्काइलेशन करते हैं। किस तरह से अल्काइलेशन करते हैं तो उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। तो जनरल स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर है और इसमें भी क्लोरीन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इजीली चला जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। तो जब कभी भी ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट है बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो क्लोरीन ग्रुप इस पूरे स्ट्रक्चर में से निकल जाएगा। ओके, और क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है उसको स्टेबल करने के लिए अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है और लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑलरेडी यहाँ पर इस इथिल क्लोराइड के साथ एक बॉन्ड है, इस आर ग्रुप कौन सा भी हो सकता है, आर ग्रुप के साथ एक बॉन्ड है, यहाँ पर देखो आर ग्रुप ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था और दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाकर उसने ट्रायंगल बनाया। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट कर दी। ओके, तो इस आयन को हम कहते हैं एजिरिडिनियम आयन। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजिरिडिनियम आयन। ओके, तो एजिरिडिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है पूरे जो भी अल्काइलेटिंग एजेंट है सब में लगभग यही मैकेनिज्म होता है। और एजिरिडिनियम आयन फॉर्मेशन होने के बाद अभी देखो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, लेकिन उसके साथ जो अटैच कार्बन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों ऐसा हुआ? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसने लोन पेयर देकर डोनेट करके बॉन्ड बनाया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि दे आर अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि किसी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इजीली किसी भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये 7 नंबर के ऊपर जो नाइट्रोजन है उन्होंने पेयर है उसने उसके ऊपर ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आर ग्रुप हमने देखा था, तो ये अल्काइल ग्रुप अभी हमारा कौन सा है, जो पॉजिटिव चार्ज जो आया हुआ वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप आपको दिखे तो वही अटैक करेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, क्लोरीन ग्रुप निकल जाता है, ट्रायंगल फॉर्म होता है और फिर वो जो कार्बन है कार्बन अटैक करता है। उसी तरह से मैकेनिज्म यहाँ रुकेगा नहीं, जिस तरह से एक क्लोरीन ग्रुप निकल जाकर एक एजिरिडिनियम आयन बना, उसी तरह से इधर का भी क्लोरीन निकल जाएगा और इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा और एजिरिडिनियम आयन फिर से अटैक करेगा। तो इस तरह से एक ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जनरल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर 2 गुआनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है, ओके, एट अ टाइम। तो इस तरह से अटैक करके एक ट्रैप बनाएगा, दोनों तरफ से 2 गुआनिन को या 2 नाइट्रोजन बेस के साथ। हमने स्पेशली 7 पोजीशन कहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गुआनिन के ऊपर अटैक करेगा, किसी भी नाइट्रोजन बेस के जो नाइट्रोजन है, किसी भी नाइट्रोजन बेस का जो भी नाइट्रोजन होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अवेलेबल है उसके ऊपर ये अटैक कर सकता है। तो अटैक करके एक ट्रैप बनाएगा और पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। ओके, इस तरह से मेक्लोरिथामाइन इसका ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स यही मैकेनिज्म दिखाएंगे। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी में देखेंगे। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर मेक्लोरिथामाइन का दूसरी पोजीशन के ऊपर क्लोरो 2 क्लोरो। ओके, यहाँ पर हम एक किसी भी साइड को हम एक पैरेंट अल्केन कह सकते हैं, इस साइड को यहाँ पर हम इस अल्केन को क्या करेंगे, पैरेंट कंसीडर करेंगे। तो इसके दूसरे पोजीशन के ऊपर क्लोरो, तो इसका काम हो गया। फिर एन पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन पोजीशन के ऊपर 2 साइड चेन है, इधर की एक साइड चेन इधर की एक साइड चेन, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। ओके, ब्रैकेट में लेकर
क्लोरोइथिल। फिर से ब्रैकेट में लिया हमने नाइट्रोजन के बाद और फिर से 1 2 2 क्लोरोइथिल ग्रुप होगा, ये ग्रुप इस साइड चेन, इसका काम खत्म हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, एन मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर डायरेक्टली एक मिथाइल अटैच है, तो एन मिथाइल, और यहाँ पर इस एन का भी काम हो गया। और एन मिथाइल, और लास्ट में आ गया हमारा इथेन अमाइन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज इथेन अमाइन। इथेन को 2 कार्बन को एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसलिए इथेन अमाइन। ओके, तो इथेन अमाइन के दूसरे पोजीशन के ऊपर क्लोरो, इथेन अमाइन के एन पोजीशन के ऊपर 2 क्लोरोइथिल एंड एन मिथिल, और इस लास्ट में इसका नाम इथेन अमाइन। वैसे नेक्स्ट इज क्लोराम्ब्यूसिल। क्लोराम्ब्यूसिल में देखो हमारा जो पैरेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पर बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इट इज पैरेंट स्ट्रक्चर, बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 4 कार्बन, आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन प्लस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ब्यूटेन प्लस ब्यूटेनोइक एसिड, और ये जो ब्यूटेनोइक एसिड है वो बेंजीन को अटैच है, इसलिए पैरेंट स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड। बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड को एक ही साइड चेन अटैच है 4 नंबर पोजीशन के ऊपर, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 4 नंबर पोजीशन के ऊपर एक साइड चेन अटैच है, और साइड चेन को दोनों साइड में सेम ग्रुप है, इसलिए हमने 20 यूज किया। ओके, साइड चेन को, इस साइड चेन को दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इसलिए हमने दोनों का अलग अलग नाम भी लिखने की बजाय 20 याद किया, 20। फिर ब्रैकेट में 2 क्लोरो 1 2 क्लोरो इथिल, इधर भी 2 क्लोरो इथिल है, इधर भी 2 क्लोरो इथिल है, दो बार 2 क्लोरो इथिल लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने लिख दिया 20। ओके, और लास्ट में इसका हमने नाम यहाँ पर लिख दिया अमाइन। ओके, तो 4 पोजीशन के ऊपर कौन है, 4 पोजीशन के ऊपर है 20 2 क्लोरो इथिल अमाइनो, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, पूरी साइड चेन का हमने नाम लिख दिया, लास्ट में हमारा पैरेंट का नाम बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिर्फ हमारा पैरेंट इधर की साइड तो पूरी सेम है, 4 20 2 क्लोरोइथिल अमाइन, इतनी पूरी साइड सेम है, सिर्फ पैरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बेंजीन ब्यूटेनोइक एसिड था, यहाँ पर एल लिवो है, यहाँ पर जो आपका NH2 है, आउटसाइड है, प्लेन से बाहर है, आपकी तरफ है, अगर प्लेन से अंदर होता तो वेस्ट्रो होता। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर कायरल कार्बन है, 4 अलग अलग एटम के साथ अटैच है, इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, तो वेस्ट्रो लिवो प्रॉपर्टी लिखता है। तो ये लिवो कंपाउंड है एल फिनिल एलानिन। ओके, तो एल फिनिल एलानिन व्हिच इज वन अमीनो एसिड, ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड। ओके, तो दिस वाज अबाउट मेल पैलेट। ओके, तो हम एंटी मेटाबोलाइट्स से पहले अल्काइलेटिंग एजेंट हमारे कुछ बचे थे, वो हम देखेंगे। अल्काइलेटिंग एजेंट में सबसे पहले आता है साइक्लोफॉस्फेट। एक कंटिन्यू कर रहे हैं हम वो पूरा साइक्लोफॉस्फेट, उसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल है। इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर NN20, मैंने आपको 20 का एग्जांपल पहले दिया था। 20 मतलब 2 सिमिलर ग्रुप अगर एक ही ग्रुप को अटैच है तो हम 20 एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को सिमिलर ग्रुप अटैच है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो 20 हमने प्रीफिक्स यूज किया। 20 2 क्लोरोइथिल, यहाँ पर भी 2 क्लोरोइथिल है, यहाँ पर भी 2 क्लोरोइथिल, तो 20 2 क्लोरोइथिल ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन 132 ऑक्साआजा, इस रिंग का हम यहाँ पर IUPAC में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो नंबरिंग हमेशा ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, OSNP ये हमारा प्रेफरेंस है हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नंबरिंग का, तो ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 132 यहाँ पर नाइट्रोजन का मेंशन पहले करना होगा, OSNP। ओके, तो नंबरिंग तो हम एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे पाएंगे या नाइट्रोजन को दे पाएंगे, तो ऑक्सीजन पहले आएगा, तो फास्फोरस का लेके ड्रॉ यहाँ पर निकल चुका है क्योंकि वो बीच में आ गया है, तो उसको दूसरा नंबर मिल गया लकीली, लेकिन वो नाइट्रोजन के बाद में आता है, इसलिए नेमिंग में उसको हम बाद में नेम देंगे, इसलिए यहाँ पर इस तरह की नेमिंग है। देखो 132 1 ऑक्सा 3 एजा एंड 2 फॉस्फा। ओके, 132 ऑक्सा एजा फॉस्फीन। ओके, ऑक्सा एजा फॉस्फीन, इस न्यूक्लियस का नाम है। 2 अमाइन, इसके दूसरे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 2
अमाइन एंड 2 ऑक्साइड, दूसरे पोजीशन के ऊपर ऑक्साइड भी है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर है, 1 3 2 ऑक्सा एज अ फॉस्फीन 2 अमाइन 2 ऑक्साइड, ये पेरेंट स्ट्रक्चर है। और उसके नाइट्रोजन के ऊपर NN20, इस पेरेंट स्ट्रक्चर के नाइट्रोजन के ऊपर NN20 2 क्लोरोइथिल साइड चेन की तरह काम कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट अल्काइलेटिक एजेंट। नेक्स्ट इज साइक्लोफॉस्फामाइड। यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पर जो कॉमन ग्रुप है अल्काइलेशन का, जो मैंने मैकेनिज्म बताया, तो वो इस स्ट्रक्चर में नहीं है, बाकी आगे के स्ट्रक्चर में भी नहीं है, लेकिन उसका अल्काइलेशन में रोल होता है। किस तरह से? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन लिविंग ग्रुप था, यहाँ पर ये जो पूरा सल्फोनेट है ये लिविंग ग्रुप है। तो जब सेल के अंदर एंटर करेगा हमारा कार्बन या कंपाउंड, तो ये सल्फोनिक, एक सल्फोनेट निकल जाएगा और फिर से हमारे पास ये जो मिथिल ग्रुप है ये हमारे पास लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। मिथिल ग्रुप जो है वो अटैकिंग की तरह काम करेगा, वो अटैक करेगा N7 पोजीशन के ऊपर। ओके, तो ये जो है बीच का ब्यूटेन 1 2 3 4 चार कार्बन है हमारे पास, इसलिए ब्यूटेन 1 4 डायऑल चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन होता है, तो दो अल्कोहल 1 और 4 पोजीशन के ऊपर दो अल्कोहल डायऑल चाहिए, लेकिन डायऑल में ये क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, इसलिए OL की जगह ये साइड चेन की तरह काम करता है, इसलिए YL लग गया, तो डायइल हो गया। तो डायऑल का डायइल हो गया। देन डायमीथेन सल्फोनेट, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मीथेन है CH3 और यहाँ पर मीथेन है, तो डायमीथेन सल्फोनेट ये हमारा IUPAC है। नेक्स्ट इज थायोटेपा। थायोटेपा में सेल यहाँ पर एजिलिडीन रिंग है 1 2, ऑलरेडी एजिलिडीन रिंग है, इसका मैकेनिज्म आप खुद ही बता सकते हो। बाकी इसमें जो एजिलिडीन रिंग तो बनानी पड़ती थी, यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन है, इस ये कार्बन सब कार्बन अटैक करेंगे और उस नाइट्रोजन N7 पोजीशन, वालिन के N7 पोजीशन के ऊपर अटैक करेंगे और अटैच हो जाएंगे। तो हर एक एजिलिडीन रिंग को हमने नंबर दिया है, इसको 1 2 3 दिया, अगर इसको भी 1 2 3 देते तो कंफ्यूजन हो जाता, तो इसलिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से नंबर दिया। इसको 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, तो सबके 1 1 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है, इसलिए 1 1 डैश 1 डबल डैश फास्फोरो, ये जो है P, इसके लिए हम लिखते हैं फास्फोरो। देन थायऑल, इसके लिए हम लिखते हैं थायऑल, लेकिन यहाँ पर फिर से वो थायऑल साइड चेन है, इसलिए ऑल का ऑल के बाद में YL लग गया, इसलिए थायऑइल हो गया। ओके, साइड चेन जब भी कोई ग्रुप होता है तो YL आखिर में लगता है, तो थायऑइल हो गया। और लास्ट में हमारा पेरेंट कंपाउंड, ये तीनों हमारे पेरेंट कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं ट्राइएजिलिडीन, 3 एजिलिडीन रिंग है, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्राइएजिलिडीन। ओके, सो दिस वाज अबाउट अल्काइलेटिक एजेंट। यहाँ पर हमारे अल्काइलेटिक एजेंट ये जो क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनोप्लैटिनम कंपाउंड्स, इसमें एक ही एग्जांपल है हमारे पास सिसप्लैटिन। यहाँ पर प्लैटिनम को देखो, 2 क्लोरीन अटैच है और 2 अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसका सिंपल नेम है डायअमाइनो डाइक्लोरोप्लैटिनम, डायअमाइन, सॉरी यहाँ पर NH3 है, तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो इट इज डायअमाइन नॉट अमाइन। ओके, डायअमाइन डाइक्लोरोप्लैटिनम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पता है, तो ये पूरा मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। इसका मैकेनिज्म शॉर्ट में आपको बताता हूं। इट फॉर्म्स आयन विद वाटर, जब कभी भी ये सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये वाटर के साथ आयन फॉर्म करेगा, मान लो HOH। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर का पॉजिटिव H पॉजिटिव, ऑक्सीजन H पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चाहिए। इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो डेल्टा पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आयन फॉर्म करेगा एंड ये कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रैप करते हैं, काम नहीं करने देते। जैसे कोई पिंजरा हो, पिंजरे की तरह काम करेंगे और इस तरह का एक ट्रैप बनाएंगे, और ट्रैप बनाकर वो जो मॉलिक्यूल है सेल में, DNA का या RNA का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसको ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप करने के बाद वो पूरी
आगे किसी भी रिएक्शन में एंटर नहीं कर सकेंगे। इस तरह का इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लास है एंटी मेटाबोलाइट। बहुत अच्छे एजेंट है, इफेक्टिव होते हैं, और इसका मैंने मैकेनिज्म ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जो मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट कौन से प्यूरिन, पिरिमिडिन एंड फॉलिक एसिड, ये मेटाबोलाइट है। अगर इनको हम रिप्लेस कर दें किसी इनएक्टिव ग्रुप के साथ, ये तो काम करने वाले, हम क्या कर दे कि उसको निकाल दे, उसको किडनैप कर ले और हमारा एजेंट वहां पर भेज दे, तो हमारा एजेंट उनके जैसा दिखेगा, ओके, लेकिन वो काम नहीं करेगा, काम वो हमारे लिए करेगा। तो उसी तरह का इसमें मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसमें आता है 5 फ्लोरोविलासिल। दिस इज पिरिमिडिन एनालॉग, पिरिमिडिन की तरह दिखता है लेकिन पिरिमिडिन की तरह काम नहीं करता है। पिरिमिडिन की जगह पर जाता है, उसको निकाल देता है और खुद जाकर अटैच हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देता है। तो इसको अगर हम नंबरिंग कर दें तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 5 फ्लोरो 1H3H 1 और 3 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए इसका नाम है 1H3H। पिरिमिडिन रिंग का नाम, और 2 और 4 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन, इसलिए 2 4 5, सिंपल नेम है। नेक्स्ट पिरिमिडिन का दूसरा एनालॉग है हमारे पास यहाँ पर 4 अमाइनो, फिर से 4 पोजीशन के ऊपर अमाइनो। इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5 6 4 अमाइनो, ओके। 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, ब्रैकेट में आया मतलब साइड चेन होगी हमारी, तो साइड चेन दिस इज दिस, ये साइड चेन है, ब्रैकेट है मतलब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं लिख रहे, ओके। तो इसकी साइड चेन तो 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी हमारी ऑब्वियसली, ओके। तो ऑक्सीजन से अगर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी दिखाने मुझे 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, इसका काम खत्म हो गया। देन 5 पोजीशन के ऊपर फिर से साइड चेन है, इसलिए 5 हाइड्रोक्सी मिथिल, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथिल। यहाँ पर एक टर्न है, टर्न जहाँ पर भी होता है वहां पर कार्बन होता है, तो 5 हाइड्रोक्सी मिथिल। इस रिंग का नाम है ऑक्सोलेन, ओके। ऑक्सा indicate it contains oxygen, OL indicates 5 member और ANE indicate saturated ring, ओके। तो ANE का E निकल गया और YL लग गया क्योंकि ये साइड चेन की तरह काम करता है, और साइड चेन कौन से पोजीशन से अटैच है, दूसरे पोजीशन से, इसलिए दूसरा जो नंबर है वो बीच में आ गया, तो ऑक्सोलेन 2E, तो इस साइड चेन का नाम हो गया। लास्ट में हमारा पेरेंट कंपाउंड का नाम पिरिडिन, पिरिडिन के दूसरे पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है, इसलिए पिरिडिन 2O, this is citarabine, okay. Next is fluoxuridine, okay. Fluoxuridine is also pyrimidine analog, तीन हमारे पास pyrimidine analog है, analog मतलब उसके जैसे दिखने वाले कंपाउंड है। इसके भी 5 पोजीशन के ऊपर फ्लोरो, ओके, 5 पोजीशन के ऊपर फ्लोरो है। 1 पोजीशन यहाँ से देखो 1 पोजीशन के ऊपर साइड चेन है, इसलिए 1 इन ब्रैकेट, फिर साइड चेन को 4 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, 4 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी, 5 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी मिथिल। दिख रहा है आपको एक एक हम कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, इजी है, अगर आपको आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा। 5 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी मिथिल, फिर देखो टेट्राहाइड्रो, इसमें से सब सैचुरेटेड रिंग है, ओके, तो इसका नाम हो गया फ्यूरान रिंग थी, यहाँ पर इस तरह से पहले फ्यूरान रिंग थी 5 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग, उसमें सब सैचुरेटेड हो गई, इसलिए टेट्राहाइड्रो, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, इसलिए टेट्राहाइड्रो फ्यूरान, और दूसरे पोजीशन से अटैच है इसलिए फ्यूरान 2L, ओके। इसका जो ब्रैकेट खत्म मतलब इसका किस्सा खत्म, ओके। 1 पोजीशन के ऊपर पहले हाइड्रोजन था, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था लेकिन डबल बॉन्ड निकल गया, पहले पोजीशन के ऊपर साइड चेन अटैच हो गई, इसलिए हाइड्रोजन 1H हमने लिखा, 1H इंडिकेट हाइड्रोजनेशन हुआ। अब यहाँ पर H आपको दिखेगा नहीं क्योंकि H रिप्लेस किया है इस रिंग में, लेकिन पहले H था इसलिए ये रिंग रिप्लेस कर सके, ओके। तो इसलिए ये 1H हमने दिखाता है कि पहले यहाँ पर H था जो इस रिंग ने पूरे साइड चेन ने रिप्लेस किया,
ओके, इसलिए 1H हमें लिखना पड़ता है, यहाँ पर 1H दिखता नहीं है फिर भी लिखना पड़ता है। देन pyrimidine 2,4-diol, दिस इज IUPAC। नेक्स्ट इज मरकैप्टोप्यूरिन। अभी यहाँ तक जो भी थे वो pyrimidine एनालॉग थे, मतलब pyrimidine की तरह दिखने वाले थे, जो pyrimidine को रिप्लेस करते थे, किसमें? pyrimidine बेसिस को रिप्लेस करते थे डीएनए में। नेक्स्ट इज प्यूरिन एनालॉग, जो डीएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने हो तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर और प्यूरिन के जो भी एनालॉग है उसका स्ट्रक्चर और इस ड्रग का स्ट्रक्चर आपको सेम मैच करके देखो, सेम दिखाई देगा। सो दिस इज 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 पोजीशन के ऊपर मरकैप्टो ग्रुप है। ओके, तो इसलिए इसका नाम है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। IUPAC नेम 3,7 डायहाइड्रो, तीसरे और 3,7 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया, 3,7 डायहाइड्रो प्यूरिन 6 थायोन। ओके, इसको IUPAC में 6 थायोन कहते हैं और कॉमन नेम में इस ग्रुप को मरकैप्टो ग्रुप कहते हैं। ओके, सो दिस इज प्यूरिन एनालॉग। नेक्स्ट लास्ट प्यूरिन एनालॉग है हमारे पास यहाँ पर थायोगोनिन। प्यूरिन का ही सिमिलर दिखने वाला यहाँ पर दूसरे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर 1 2 3 4, तो दूसरे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर 1 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया इसलिए 1H। प्यूरिन पूरे रिंग का नाम प्यूरिन है और 6 पोजीशन, इसका जो नंबरिंग है 1 2 इस तरह से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है थायोगोनिन की। इसका दूसरे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर तीसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है इसलिए 3H और पूरे रिंग का नाम हमारा प्यूरिन है और 6 पोजीशन के ऊपर थायोन है। ओके, थायोल ग्रुप, SH ग्रुप या थायोन ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं 6 थायोन। ओके, तो यहाँ पर भी 6 थायोन था, वहाँ पर भी 6 थायोन है, जिसको हम जनरली मरकैप्टो ग्रुप भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थायोगोनिन के बाद दिस वाज प्यूरिन एनालॉग, प्यूरिन की तरह दिखने वाला। नेक्स्ट इज फोलेट एंटागोनिस्ट। ओके, फोलेट मतलब फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट। फॉलिक एसिड कौन है? फॉलिक एसिड इज प्रीकर्सर। फॉलिक एसिड से बनता है हमारा प्यूरिन बेसिस। प्यूरिन बेसिस या फिर डीएनए को जो बेसिस चाहिए वो बनते हैं फॉलिक एसिड से। तो अगर हम फॉलिक एसिड को ही बनना बंद कर दें, उसको ही रोक दें, तो प्यूरिन के बेसिस ही नहीं बनेंगे और डीएनए का सिंथेसिस ही नहीं होगा। ओके, तो फॉलेट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? फॉलिक एसिड के ऑपोजिट काम करते हैं। तो ये जो मिथोट्रिक्सेट है, इट इज फॉलिक एसिड एनालॉग, मतलब फॉलिक एसिड की तरह दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो रेड कलर से दिखाया है फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर और मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर है। सिर्फ इसमें अगर इस मिथिल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन है, अगर मिथिल की जगह हाइड्रोजन है, अमाइनो की जगह ऑक्सीजन है, मतलब NH2 निकाल दो और डबल बॉन्ड O लगाओ और इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगाओ। इस तरह से अगर आपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए तो ये जो 3 ही ग्रुप अगर यहाँ पर आपने लगा दिए तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा फॉलिक एसिड का, जो कि नॉर्मल मेटाबोलाइट है ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस, जो नॉर्मल मेटाबोलाइट होता है डीएनए सिंथेसिस के दौरान। ओके, तो सिर्फ हमने 3 ग्रुप रिप्लेस कर दिए तो उसका कॉम्पिटिटर हो गया, तगड़ा कॉम्पिटिटर हो गया, जिसने फॉलिक एसिड को उधर से निकाल दिया और खुद वहां पर जाकर अटैच हो गया। और वहां पर जाकर अटैच होने के बाद क्या होता है? वो डीएनए को खत्म कर देता है। तो दिस इज मिथोट्रिक्सेट। हमारा पेरेंट कंपाउंड यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है, दिस इज आवर पेरेंट कंपाउंड पेंटेन डाइओइक एसिड। आप किसी को भी पेरेंट कंपाउंड ले सकते हो, जो भी आपको इजी जाए। अलग अलग एक ही स्ट्रक्चर के 3-4 भी IUPAC हो सकते हैं। आप याद रखो ये बात को, क्योंकि अगर आपने इस रिंग को पेरेंट कंपाउंड लिया तो फिर ये साइड चेंज हो जाएगा। इस रिंग को अगर ये इतने स्ट्रक्चर को हम आपने अगर पेरेंट कंपाउंड लिया तो बाकी 2 साइड चेंज हो जाएंगे। तो किसी भी स्ट्रक्चर को आप पेरेंट कंपाउंड डिसाइड कर सकते हो। तो हमने क्या किया? पेंटेन डाइओइक एसिड को पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन, दोनों तरफ क्या है हमारे पास
COOH, इसलिए डाइओइक एसिड। पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो COOH लगाने के बाद तीसरा लगा ही नहीं सकते हम वहां पर। तीसरा COOH यहाँ पर लगा के देखो वो स्ट्रक्चर ही अच्छे से नहीं बनेगा। ओके, इसलिए पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं। पेंटेन डाइओइक एसिड को अभी दूसरे पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर 1 2 दूसरे पोजीशन के ऊपर बड़ी साइड चेन, इसलिए ब्रैकेट बन गया। फिर से दो ब्रैकेट के बाद देखो 4 पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन के पास बाद फिर से ब्रैकेट, फिर से दो ब्रैकेट है, इसलिए 2 4 डाई अमाइनो पेरिडीन। ओके, 2 4 डाई अमाइनो पेरिडीन, इसको हमने नंबरिंग दी यहाँ से 1 2 3। ओके, 2 4 डाई अमाइनो, दो अमाइनो यहाँ पर 2 4 डाई अमाइनो पेरिडीन, इसका नाम है पेरिडीन न्यूक्लियस, इसको कहते हैं पेरिडीन। P इज साइलेंट, P को हम बोलते नहीं, P से स्टार्ट होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। तो पेरिडीन, पेरिडीन 2 4 डाई अमाइनो पेरिडीन। ओके, 6 ईल, 6 पोजीशन से अटैच है, इसलिए 6 ईल, यहाँ पर इसका किस्सा खत्म हो गया। 6 ईल ब्रैकेट क्लोज, किस्सा खत्म। मिथिल, इसका हमने जिक्र किया, इसका भी किस्सा खत्म, ब्रैकेट क्लोज। फिर मिथिल अमाइनो, इतना जो ग्रुप है इसका मिथिल अमाइनो, किस्सा खत्म। बेंजोइल, ये जो ग्रुप है यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज बेंजोइल, बेंजोइल का हमने जिक्र किया, किस्सा खत्म। अमाइनो, अमाइनो ग्रुप का किस्सा खत्म। पेंटेन डाइओइक एसिड। ओके, सो दिस वाज अबाउट फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सिन। ओके, लास्ट हम अभी देखेंगे हमारे एंटीबायोटिक्स एंड नेचुरल कंपाउंड्स, उसमें हम एक एग्जांपल हम उसमें। नेक्स्ट कैटेगरी फ्रॉम एंटीकैंसर एजेंट इज एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स में हम मेन एग्जांपल देखने वाले हैं डॉक्सोरोबिसिन। ओके, इसी का एक अलग अलग होता है डोनोरोबिसिन, दोनों का लगभग मैकेनिज्म वगैरह सेम है। तो डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, दे हैव मल्टीपल इनहिबिटरी, इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक अननोन। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि मल्टीपल वे से इफेक्ट करते हैं, लाइक दे डिसरप्ट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस डिसरप्ट करते हैं, सेल का डिवीजन रोकते हैं। ऐसे दो तीन तरह से कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में सोचा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म उनके बारे में नहीं देख सकते। तो एंटीबायोटिक्स में ये जो एग्जांपल है, इसका हम अगर आईयूपीएसी नेम देखें तो बड़ा लंबा आईयूपीएसी नेम हो जाता है इसका, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका मेन जो पेरेंट कंपाउंड 7H टेट्रासिन 5-12 डाइमर। ओके, तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड इट इज आवर पेरेंट कंपाउंड, दैट इज टेट्रासिन। ओके, टेट्रासिन 5-12 डाइमर, 5 और 12 पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है, इसलिए डाई, डाई मतलब दो, ओएन मतलब ऑक्सीजन, 5-12 डाइओन, टेट्रासिन। ओके, तो टेट्रा मतलब चार, सीन मतलब रिंग्स, इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंथ्रासिन जैसे होता है, जैसे टेट्रासिन है यहाँ पर। तो टेट्रासिन में अभी साइड चेन हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। 4 अमाइनो 5 हाइड्रोक्सी। ओके, 4 अमाइनो, आपको एक साइड चेन को फिर से साइड चेन है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है 4 पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप, 4 अमाइनो 5 हाइड्रोक्सी, 5 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप, 6 पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें, ओके, सब के सब इसमें क्या है, सैचुरेटेड है, इसलिए ऑक्सीजन दूसरे पोजीशन के ऊपर, दूसरे पोजीशन से अटैच है, इसलिए ईल, ऑक्सीजन टू ईल। ओके, इसका किस्सा खत्म। ओके, ब्रैकेट क्लोज, किस्सा खत्म। देन ऑक्सी, यहाँ पर हमने लिखा है ऑक्सी पोजीशन। देन 6 9 11, देखो 6 9 11, इस पोजीशन के ऊपर क्या है, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 2 3। ओके, 6 9 11 ट्राई हाइड्रोक्सी। ओके, देन 9 पोजीशन के ऊपर फिर से साइड चेन है, इसलिए फिर से ब्रैकेट, साइड चेन को साइड चेन है, दूसरे पोजीशन के ऊपर फिर से साइड चेन है, 2 हाइड्रोक्सी एसिटिल, दिस इज एसिटिल ग्रुप, पूरा जो ग्रुप है इसको हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं।
एसिटिल के दूसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी एसिटिल, इसका केस खत्म। 4 मिथॉक्सी, 4 पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी, इसका केस खत्म। 8 10 डायहाइड्रो, 8 और 10 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड निकल गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इसलिए 8 10 डायहाइड्रो। ओके, 8 10 डायहाइड्रो निकाल सकते हैं, 8 डायहाइड्रो के पास हो गया। 7H, 7 पोजीशन के ऊपर H है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कि 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 7 8 10 ट्राइहाइड्रो क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये पहले ऐड हुआ। जब भी सिंथेसिस हम रिएक्शन की करते हैं, एक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं रिएक्शन में, तो रिएक्शन में सबसे पहले ये हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो एक इंटरमीडिएट हमें मिला। बाद में 8 और 10 पोजीशन के ऊपर और 2 एक साथ अटैच हो गए। ओके, इसलिए इस हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो पहले आता है, क्योंकि वो पहले आया था, सीनियर है, इसलिए वो अलग से लिखना पड़ता है, फिर से 1 10 डायहाइड्रो आ गई। ओके, तो इससे हमें समझता है कि 7H पहले आया था, फिर 1 10 डायहाइड्रो, देन 7H टेट्रासिन, इस पूरे रिंग के स्ट्रक्चर को हम टेट्रासिन कहते हैं, 5 12 है। ओके, सो दिस इज डॉक्सोरूबिसिन। लास्ट हमारा कैटेगरी विंका अल्कोहॉल्स, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ओके, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, these are extracted from leaves of Catharynthus roseus। एक प्लांट होता है, आपने देखा होगा, पॉपुलर प्लांट है Catharynthus roseus, उसके लीव्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं 2 अल्कोहॉल्स, these are natural compound alkaloids। दिस एजेंट किस तरह से काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है इनका? ये जो एजेंट है ये जब भी सेल के अंदर जाते हैं, पैसिव डिफ्यूजन से जाते हैं, इजीली जाते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है, तो इजीली वो क्या करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन से सेल के अंदर एंट्री लेते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल के अंदर जाकर जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होकर क्या करते हैं, it binds with mitotic spindle। इसके बारे में हमने देखा था सेल साइकिल के, सेल साइकिल में फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था। तो सेल किस तरह से डिवाइड होता है, उसमें माइटोटिक स्पिंडल का बहुत अच्छा रोल होता है। वो क्या करता है, दोनों तरफ से हुक की तरह काम करता है और उस क्रोमोसोम को अलग करता है। तो उस माइटोटिक स्पिंडल को ये अटैच कर जाते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं, कौन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, एंड डिसरप्ट्स सेल डिवीजन। आगे का सेल डिवीजन होता ही नहीं। इस तरह से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन these are very effective drugs, नेचुरल है, और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक ड्रग्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक में दोनों भी चैप्टर में हमने इस यूनिट में 2 चैप्टर कवर कर लिए, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट एज वेल एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। दोनों में हमने इंट्रोडक्शन देखा। सबसे पहले तो हमने डिसीज के बारे में जाना, क्या होता है डिसीज, और फिर डिसीज के बारे में जानने के बाद हमने उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो देखी, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, और क्लासिफिकेशन वगैरह सब यहाँ पर हमने कवर किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।